तो सर ये जो डेटा बताता है जब से मॉडर्न साइंस आई है लोगों की उम्र बढ़ गई, तो क्या है, आप किस तरह इसको देखते हैं? मॉडर्न मेडिसिन के ग्रो होने से बहुत अच्छी बात यह है, जो डेथ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत रिड्यूस हुई हैं, चाइल्ड डेथ बहुत रिड्यूस हुई हैं और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप मॉडर्न मेडिसिन से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। जैसे डायबिटिक के अंदर भी देखा है, मेरी मदर को भी है, तो वो एक मेडिसिन लेती हैं, कुछ साल बाद वो मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, तो कहते खत्म तो नहीं हुई। करेक्ट। एक्चुअली में हम मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। ये साइलेंट किलर है, ये धीरे 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 आपकी बॉडी को अंदर से किल करती हैं। इंसान उसी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देता है जो इंपॉर्टेंट हो ना हो, जो अर्जेंट। जो बीमारियां पहले लोगों को 40 साल की उम्र में होती थी, अब वो बीमारियां लोगों को 30 साल की उम्र में कमी। जैसे पुराने जमाने में जब इंसान एक जानवर था तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए फाइट मारता था, उसको बहुत मेहनत करनी थी तब जाके उसको खाना मिलता था। अब क्या है, कैलोरी आपको हर तरफ बढ़ती हुई दिखती है। आप नीचे जाएंगे, आपको 4 चाय के रेस्टोरेंट दिखेंगे, एक चाय 150 कैलोरी आपको आंखों के सामने दिख रही। आज के समय में एक अच्छी कार एक लग्जरी है, एक बंगला एक लग्जरी है। आज के 10 साल के बाद साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना ये लग्जरी होगी, और ये अमीरों को नसीब भी नहीं होगा। जब आपके मदर को कैंसर हुआ तो आपने इस पर स्टडी करना शुरू किया, तो फिर क्या फाइंडिंग्स हुई कि आपको लगा कि किस तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स उनको देने चाहिए जिससे उस कैंसर को वो सर्वाइव कर पाएँ? उसी समय 2019 की बात है, जब हम इस पे वर्किंग कर रहे थे, किसी ने रिकमेंड किया, रेफर किया कि ये पर्टिकुलर पौधा है जो लद्दाख में होता है और आप इसके ऊपर भी स्टडी करके देखो। जब इंक्लूड करा, मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड करा और मेरी मदर ने इंक्लूड करा और मेरे आसपास के और भी लोगों ने इंक्लूड करा, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। उस पौधे का नाम था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज हम इस पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सबसे अंडररेटेड है। क्यों? पैसे पे हम बात कर लेंगे, मैनिफेस्टेशन पे बात कर लेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर लेंगे, अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे मिले, अच्छी वाइफ कैसे मिले, अच्छा पति कैसे मिले, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जिस पे बात नहीं करते वो है हेल्थ। आप कैसे अच्छा तंदुरुस्त जीवन लंबा जी सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि ये निरोगी काया कैसे रहे। उसके लिए क्यों ना किसी एक्सपर्ट से मिले। और आज मैं जिस एक्सपर्ट से आपको मिलवाने वाला हूँ, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, पर्सनली अपनी फैमिली पे भी काम किया है, अब बहुत सारे लोगों को भी वो एजुकेट कर रहे हैं। मिलते हैं वेलविथ के को फाउंडर उदित चावला जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस मंच के लिए, जहाँ से हम एक अवेयरनेस और एजुकेशन, एक बातचीत के माध्यम से लोगों को तक पहुँचा सकें, और उम्मीद करता हूँ कि उनका विकास हेल्थ में भी आज की बातचीत से होगा। बिल्कुल होगा। उदित सर, ये जो डेटा बताता है जब से मॉडर्न साइंस आई है लोगों की उम्र बढ़ गई है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हुआ करती थी जो पहले क्योर ही नहीं हो पाती थी, तो उसकी वजह से अब सर्जरी की वजह से लोगों की उम्र तो बढ़ गई, लेकिन एक और डेटा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मेडिसिन पे आ गए हैं। तो क्या है, आप किस तरह इसको देखते हैं? इसका पीछे का रूट कॉज क्या है? ये इसके पीछे का सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल एक सही टॉपिक को पिक किया है। एक होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि आप ज़िंदगी के कितने साल जिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉडर्न मेडिसिन जिस तरीके से ग्रो किया है, जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स ग्रो करे हैं, डॉक्टर्स ग्रो करे हैं, मेडिकल फर्टिनिटी ग्रो करी है, डेफिनेटली लाइफ स्पैन बढ़ा है। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन बच्चों को जन्म देते समय ही सर्वाइव नहीं कर पाती थी। ट्रू। बहुत सारे बच्चे बहुत ही कम उम्र में कई सारी बीमारियों से सर्वाइव नहीं कर पाते थे, और कई सारी बीमारियां ऐसी थीं जो लोगों को 40 साल 50 साल की उम्र में उनके जीवन को अंत कर देती थी। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के ग्रो होने से बहुत अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे जो डेथ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत रिड्यूस हुई हैं, चाइल्ड डेथ बहुत रिड्यूस हुई हैं, और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप मॉडर्न मेडिसिन से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन के साल को बढ़ा सकते हैं। तो लाइफ स्पैन तो डेफिनेटली बढ़ा है, जीवन के साल तो बढ़ गए। आप 70 साल के हैं, गोलियों के दम पे 75 के हो गए। आप 60 साल के हैं, सर्जरी करवा लिया और मेडिसिन ले ली, आप 80 तक चले गए। लेकिन इस लाइफ स्पैन के बढ़ने में के साथ जो एक अनसेट प्रॉब्लम है, जो अनदेखी प्रॉब्लम है, वो है हेल्थ स्पैन। कि हेल्थ स्पैन लोगों का कम होता जा रहा है। हेल्थ स्पैन मतलब कि आप जिंदगी के कितने साल बिना किसी बीमारी के जिए। हुआ ये है कि उम्र 60 से 70 हो गई, एवरेज एज बढ़ गई, 70 से 75 हो गई, लेकिन जो बीमारियों की उम्र थी वो पीछे आ गई। जो बीमारियां पहले लोगों को 40 साल की उम्र में होती थी, अब वो बीमारियां लोगों को 30 साल की उम्र में हो रही हैं। जो बीमारियां लोगों को 50-60 साल की उम्र में होती थी, वो 40-50 साल की उम्र में हो रही हैं। थायराइड, डायबिटीज,
ये 10 साल पीछे आ गई हैं। डायबिटीज जनरली लोगों को 45-50 में होता था, और डायबिटीज तो होता भी राजाओं को था, राज रोग बोलते थे इसको। और आज कॉमन मैन को डायबिटीज है, वो भी अपनी 30s में। जॉइंट पेन के इश्यूज आज लोगों को अपने 50 साल की उम्र में है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में हो गई है। इसके पीछे का कारण ये है कि लोग आज के समय में बीमारी होने के बाद बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, लेकिन आज इस एजुकेशन की कमी है। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है कि इस बात पे सोचना कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे क्या स्टेप्स लूं जिससे कि मैं इस बीमारी को आगे ढकेल सकूं। आगे ढकेलने का मतलब है कि अगर मैं 40 का हूं तो मेरी एज 40 है, बट मेरी बायोलॉजिकल एज 30 होनी चाहिए। मेरी नंबर्स एज अगर 60 है तो मेरी बायोलॉजिकल एज 50 होनी चाहिए। इसके ऊपर लोगों के पास एक एजुकेशन हो, एजुकेशन के पास उनके पास एक रोड मैप हो, एक सिस्टम हो कि मैं इसको फॉलो करके अपनी नॉर्मल एज और बायोलॉजिकल एज के बीच में एक पॉजिटिव गैप जनरेट कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आज लोग काम नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि लोग दौड़ना कब शुरू करते हैं, जब डॉक्टर बोल देते हैं कि अब नहीं दौड़ोगे तो कभी चल ही नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे फिर आप, तो तब लोग दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर वही काम बोला जाता है ना कि किसी काम को आप तब करिए जब उसको करने की जरूरत नहीं है, तो जीवन में आपको जरूरतों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। वाह क्या बात है। तो अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी हैबिट्स को, हमारी दिनचर्या को, हमारे फूड को ऐसा रखा जिसकी भले ही आज हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बॉडी वो बात कह नहीं रही है, बट हमने खुद से अपने आप को एजुकेट करके अपनी लाइफस्टाइल को, चीज़ों को इस तरीके से संभाल के रखा, तो हो सकता है कि उन चीज़ों की कभी मजबूरी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को आज अपने हेल्थ स्पैन पे काम करने की ज़रूरत है। और मतलब जैसे मैं ये कहता हूँ कि आज लोगों के पास अपने गोल्स होते हैं लाइफ के, करियर गोल्स होते हैं। जैसे कोई कॉलेज से बच्चा, पहले कि कोई बच्चा पढ़ने स्कूल से निकलता है तो गोल होता है मैं इस कॉलेज में जाऊंगा। फिर कॉलेज से निकला तो गोल होता है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा या मैं ये बिजनेस करूंगा। फिर फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, मैं यहाँ घर खरीदूंगा या मैं इस वाली गाड़ी, ये गाड़ी मैं खरीदूंगा, मुझे ये कार पसंद है, मुझे वो कार पसंद है। जिस तरीके से आज लोगों के पास अपने फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, अपने रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, इस लड़की से मैं शादी करूंगा, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। अपने करियर गोल हो गए, फाइनेंशियल गोल हो गए, रिलेशनशिप गोल हो गए। आज के समय में लोगों को अपने हेल्थ गोल्स बनाने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ में ये मेरा हेल्थ गोल है कि मुझे मेरे हेल्थ इस तरीके से, आज से 10 साल के बाद मेरी हेल्थ इस तरीके से दिखनी चाहिए। उसका हेल्थ का भी एक विजन दिमाग में होना चाहिए। जैसे करियर का विजन होता है, 10 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। इन अ सिमिलर वे हमारे पास हेल्थ का भी विजन होना चाहिए कि 10 साल के बाद, लेट्स से आज मैं अपनी 30s में हूँ तो मैं 40s में पहुंचूंगा, सो दिस इज हाउ माई हेल्थ पैरामीटर्स विल लुक लाइक। इस तरीके से मैं दिखूंगा। और जब इंसान हेल्थ गोल बनाएगा, बोलते हैं ना कि सर ताजमहल कहाँ बना? पहले तो मन में बना था, करेक्ट, उसके बाद वहां बना था, उसके बाद आगरा में बना। तो कोई भी चीज 2 बार बनती है। पहले वो कागज पे और पहले मन में बनती है, फिर कागज में बनती है, फिर वो असलियत में आती है। आज बहुत बड़ा गैप ये है कि बहुत सारे लोग अपना करियर प्लान कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप प्लान कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स प्लान कर रहे हैं, बट क्या वो लोग अपने हेल्थ गोल्स को भी प्लान कर रहे हैं कि आज के 10 साल बाद मेरी हेल्थ कैसे दिखेगी? और जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, जिस पौधे को पानी नहीं दिया जाता है वो पौधा मर जाता है। तो आप अपनी लाइफ में जिस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, उसके फिर आउटकम क्या होते हैं? उसके आउटकम ये होते हैं कि एक इंसान अपने करियर में पूरी तरीके से व्यस्त था, फिर उसको ये पता चलता है, या वो फूड हैबिट्स उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, उसको ये पता चलता है कि मैं डायबिटीज का शिकार बन चुका हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार बन चुका हूँ। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि हार्ट में पेन हो रहा है जी, आपकी एंजियोग्राफी कराई जी, आप स्टंट डाल देते हैं, राइट? आपकी तो 90% ब्लॉकेज है सर, आपकी तो 90% घर जा ही नहीं पाओगे, आप घर जा ही नहीं पाओगे। एंजियोग्राफी के समय ही आपके स्टंट डल जाते हैं। वो जरूरी है, जब क्योंकि वो तो एक तरीके से आग लगने के बाद तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना ही पड़ेगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमें लोगों को, हम सब लोगों को इस बारे में एजुकेट होना है कि आग लगे ही ना। ट्रू।
हमारे यहाँ पर पहले एक कहावत भी हुआ करती थी, हम्म। पहला सुख निरोगी काया। हाँ। लेकिन ये मुझे लगता है ये कहावत शायद हम भूल गए हैं, क्योंकि जो आप बात बोल रहे हो, हम्म। हमने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर अंशुमान सिंह के जी साथ, जी जो जी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जब वो मेडिकल की स्टडी करते थे तो हाइपरटेंशन का कोई केस आ जाता था तो पूरा हॉस्पिटल इकट्ठा होता था। अच्छा। क्यों? क्योंकि यार ऐसा केस तो सदियों में एक आता है। करेक्ट। क्या अब हाइपरटेंशन का हर दूसरे घर में है। हाँ। ऐसे ही हमने डॉक्टर श्वेता दातिया के साथ जब पॉडकास्ट किया तो जी जी। बड़ा शॉकिंग फैक्ट बताया उन्होंने, डिमेंशिया, जो कि 65 साल के बाद की एक बीमारी मानी जा सकती है, अब वो 40s में आ रही है। करेक्ट। मतलब बीमारियां तो पहले आ गई हैं। करेक्ट। मतलब टोटली एग्री। हाँ। और इसके पीछे के कई कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, या शायद हमारा प्राइम गोल ये रहा ही नहीं कि हेल्थ को हेल्थ देखना की है। तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अक्सर जो भारत हमारा वो टियर 2 और टियर 3 में बसता है। करेक्ट। वहाँ पर ना कॉमन एक टर्म है सर, पढ़ ले सरकारी नौकरी लग जाएगी, या ये पैकेज लग जाएगा, फिर लाइफ सेट है। और फिर जब लाइफ सेट होती लगती है ऐसा, तो 30 साल बाद, 20 साल बाद, 25 से 45 में मेहनत करी, 45 में फिर डॉक्टर के पास जाना शुरू हुआ, तो पता लगे तब तक बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियां हम घर लेके बैठे हुए हैं। करेक्ट। तब लगता है यार कुछ तो गलत किया है हमने। करेक्ट। तो कुछ तो गलत किया में आपने एक वर्ड यूज किया बायोलॉजिकल एज, और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। करेक्ट। तो मैं वो समझना चाहूंगा, ये दोनों हमारी ऑडियंस को समझाओ, दोनों चीजें क्या होती हैं, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। करेक्ट। आपकी क्रोनोलॉजिकल एज तो आपके नंबर्स हैं कि आप कितनी साल से इस दुनिया में, डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका। जो आपकी बायोलॉजिकल एज है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की अभी क्या एज है। अच्छा, ये अलग से निकलती है? ये अलग से निकलती है। कैसे निकलती है? तो इसके कई सारी मशीन्स भी हैं जहां से आप जाकर अपनी बायोलॉजिकल एज पता लगा सकते हैं। ओके। तो बायोलॉजिकल एज ये डिफाइन करती है कि जो अभी आपकी बॉडी के अंदर है उनकी एज क्या है, आपके ऑर्गन सिस्टम्स की एज क्या है, और उस ऑर्गन सिस्टम की एज को आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिड्यूस करने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे स्टेप्स उसके ऊपर लेने पड़ेंगे। और सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, प्रायोरिटीज, जैसे आप अभी प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे। मान लीजिए कि एक 1 है, मैंने हेल्थ को 1 नंबर दिया, हेल्थ की इंपॉर्टेंस सिर्फ 1 नंबर की है। जब मैं आज 18-19 साल का हूँ, हेल्थ की इंपॉर्टेंस 1 नंबर की, राइट। मेरी पास हेल्थ है और सब कुछ है, मेरी वैल्यू 1 रुपये हो गई। फिर मैंने अपना करियर का एजुकेशन कंप्लीट कर ली, 1 0 लग गया, 10 हो गया। फिर मैंने घर खरीद लिया, मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, घर हो गया, अपना घर हो गया, 100 हो गया। फिर मैंने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्डअप कर ली, राइट, तो वो 1000 हो गया। फिर मैंने एक और गाड़ी खरीद ली, लग्जरी आ गई मेरे पास, 10,000 हो गया। उसके बाद मैंने एक और बंगला खरीद लिया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट खरीद ली, मेरी फाइनेंशियल वर्थ 1 लाख हो गई। फिर मैंने और कई सारे बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए, रेंटल इनकम और कई चीजें बना ली, मेरी फाइनेंशियल वर्थ लाखों में हो गई। अब अगर ये नंबर 1 लाख है तो किसी ने मुझे बताया था कि उदित अगर इसमें से आप 1 को हटा दोगे तो 0 हो गई, तो बाकी सब 0 है। वाह, बाकी सारी चीजें 0 हैं। ये 1 अकेले में 1 है, लेकिन बाकी सारे 0 से जिस दिन आप कंपेयर करने जाओगे, अगर ये 1 नहीं है ना, तो बाकी सब 0 है। जिस दिन एक इंसान किसी हॉस्पिटल में किसी बीमारी से लड़ रहा होता है, उसका एक ही गोल होता है कि मुझे यहां से बाहर निकालें, तब फ्लैशबैक आता है। तब फ्लैशबैक आता है, भाई मैंने क्या कर दिया, कि किस कीमत पे मैंने ये सब अचीव किया। किस और कीमत ये पे? तभी आता है जब या तो आप हॉस्पिटल में होते हो हम्म। या फिर शमशान भूमि में किसी के क्रिया में गए किसी होते हो। क्रिया में गए होते तभी हैं। लगता है यार लाइफ में क्या ही रखा है, हम्म। तो तब तो होश आ जाता है। हम्म। लेकिन अगले ही सेकंड में जैसे ही बाहर निकलते हैं उससे, वापस हम बैक टू द अपने सेम रूटीन पे आ जाते अपने हैं। काम में हम बिजी हो जाते हैं, अपने रूटीन में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि फिर मैं वापस उसी बात पे आऊंगा, हेल्थ गोल। हमने हमारे माइंड में हेल्थ गोल नहीं बनाया। जिस चीज का आप प्लानिंग नहीं करोगे वो अचीव नहीं हो सकती है, जिसको आप प्लान करोगे आप उसी को अचीव कर सकते हो। जब तक आप हेल्थ को के गोल को अपने माइंड में बताओगे नहीं कि ये मेरा हेल्थ गोल है, मुझे इस तरीके से करना है, मुझे 40 में 30 का होना है, ये मेरा गोल है, मुझे 50 में 40 का होना है, मुझे अपना एज में, बायोलॉजिकल एज और नॉर्मल एज में 10 साल का गैप मेरे को रखना है। जब तक माइंड में इसका गोल नहीं होगा, एक विजन नहीं होगा, तब तक आप उसकी प्लानिंग नहीं बनाओगे, और तब तक आपके डेली एक्शंस डिसाइड नहीं होंगे, और तब तक आप अपने डेली एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ही नहीं बनोगे, राइट? ट्रू। तो आपके हेल्थ गोल हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर नहीं है तो ये तो समझ जाना, देर से समझ में आएगी, उससे पहले ही बना लेना। आप जब हेल्थ गोल की बात कर रहे हैं तो लॉन्जेविटी पर अब कुछ सालों में ना बहुत बात होने लगी है।
और ये भी कैसे होने लगी है, जैसे अक्सर आपने भी सुना होगा, जैसे किसी को आपने याद किया, उतने में फोन आ गया तो आप बोलते हैं भाई तेरी तो लंबी उम्र है यार, तो आगे से एक डायलॉग आता है कि भाई लंबी उम्र तो बाद में बताना, स्वस्थ रहना चाहिए। तो लॉन्जेविटी और स्वस्थ यानी कि दोनों आपस में क्या एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या अलग अलग चीजें हैं, क्या है? लॉन्जिविटी का मतलब ये है, लॉन्जिविटी का मतलब है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हैविंग क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट हैविंग क्वालिटी लाइफ। कि आपकी जिंदगी में क्वांटिटी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप जितने साल होंगे, आप एक सेंचुरी टच करें, आप 100 साल जिए जैसे जापान में ओकिनावा में कई लोग जीते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या थी। और उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसे आज की समय में हमारी जो हेल्थ स्पेन कम होता है, और हेल्थ स्पेन के कम होने के पीछे जो बीमारियां हमारे शरीर में सबसे पहले आती हैं, आज वो बीमारियां बहुत कम ऐसा है कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो, बहुत रेयर है। राइट? अगर बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी है तो उसके बाद भी बॉडी की इम्यूनिटी और इंटरनल सिस्टम्स अगर स्ट्रांग है तो वो उसको फाइट बैक कर लेंगे। आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां जो आ रही हैं जिनकी वजह से हमारा हेल्थ स्पेन कम हो रहा है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मतलब है ऐसी परेशानियां जो आपकी लाइफस्टाइल से ही आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कोविड एक पेंडेमिक था क्योंकि उसमें कई लोगों की डेथ हुई, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा पेंडेमिक कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं। बस पॉइंट इतना है, कोविड कंटेजियस था, फैलता था एक दूसरे के करीब बैठने से। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एक दूसरे के बगल में बैठने से फैलती नहीं है। बट नंबर ऑफ डेथ पर ईयर बात की जाए तो कार्डियोवास्कुलर डेथ आर फार मोर ग्रेटर जो कोविड में हुई। और ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस क्यों आती हैं? इनका जन्म कहां से होता है, इनका बर्थ कहां से होता है? इनका बर्थ अगर आप जाएंगे तो इनका जो बर्थ है वो बर्थ है लाइफस्टाइल की वजह से। जो लाइफस्टाइल की गलतियां रोज की गई वो इंटीग्रेट होती हैं और फिर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बदल जाती हैं। अब आप डायबिटीज की बात करें, राइट? आज जो हम कहते हैं कि हाँ भाई आज मैं टेस्ट कराने गया, डॉक्टर ने मैंने अपना रेगुलर चेकअप कराया और मैंने अपनी शुगर टेस्ट कराई, तो हाँ भाई मेरे को डायबिटीज निकला है, मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं तो अभी प्री डायबिटिक हूँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि मैं आज रात में सोया था और मेरी बॉडी के अंदर कोई परेशानी हुई और कल सुबह जब मैं उठा तो मुझे डायबिटीज निकल कर आई। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो परेशानी कई समय से हमारी बॉडी के अंदर जन्म ले चुकी थी। धीरे 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 करके हमने हमारी लाइफस्टाइल से उस परेशानी को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और एक दिन जब वो प्रॉब्लम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग डिफाइंड नंबर को क्रॉस कर गई तो हमने बोला कि अब हम इस बीमारी का शिकार बन चुके हैं। मतलब पहले नहीं पकड़ा हमने, पहले नहीं पकड़ा, हमें तब पकड़ा जब हमारे मतलब उस बॉडी में दिखने लगे, बॉडी में दिखने लगे, मतलब आग लग गई, अब हम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर तैयार है। मतलब हम ये मेजर कर रहे हैं आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगी है कि नहीं लगी है, लगी, और उसके भी नंबर्स डिफाइंड है। उसके ऊपर जैसे ही चीज जाती है, हम आग लगे भाई अब आ जाओ फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ, कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो आप उससे रिलेटेड मेडिसिन लेने लगो, ब्लॉकेज हो गए हैं अब आप ब्लड थिनर लेना शुरू कर दो, डायबिटीज हो गई है अब आप मेटफॉर्मिन लेना शुरू कर दो, और आप अपनी इंसुलिन को मैनेज करना शुरू कर दो। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा क्या करें कि जब आज हमारा हेल्थ स्पेन घट तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही रहा है। ट्रू, राइट? चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर की रिलेटेड कोई भी डिसीजेस हो, डायबिटीज हो, और भी कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शुरू कहां से हो रहे हैं? इनकी शुरुआत कहां से हो रही है? क्यों ये जन्म ले रहे हैं? अगर हम उसको ठीक करें तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी या डिले हो जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि एक इंसान है, ऊपर से बहुत सारे अंडे गिर रहे हैं और वो इंसान जमीन पे खड़े होकर उन अंडों को कैच करने की कोशिश कर रहा है। राइट? इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, वो अंडों को कैच करने की कोशिश गेम भी खेला करते थे, वो गेम भी खेला करते थे। राइट? तो क्या होगा? कुछ अंडे वो पकड़ पाएंगे, कुछ अंडे वो छूट जाएंगे। आज हम ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन लेकर वो अंडा गिर चुका है उसको पकड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं। आज हम डायबिटीज में इंसुलिन की मेडिसिन लेकर वो तो गिर चुका है उसको पकड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं कि गिर तो चुका है अब बस टूटे नहीं, गिर तो चुका है बस अब टूटे नहीं, यही तो हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा यह सोचना है कि जिस फ्लोर से वो अंडा गिर रहा है वहां जाके ठीक करना बहुत जरूरी है, जो रूट कॉज है।
हम सिम्टम पे काम करते हैं, हम मान लो। सिम्टम पे काम जैसे करें। मान लो किसी को स्किन एलर्जी होगी तो उसके ऊपर हमने मेडिसिन लगा दी तो स्किन तो ठीक होगी, लेकिन अंदर से दोबारा फिर उठ के आ गई वो। दोबारा फिर तो ये अक्सर होता है, करेक्ट। है ना। जैसे डायबिटिक के अंदर भी देखा है, जैसे मेरी मदर को भी है, तो वो एक मेडिसिन लेती हैं, कुछ साल बाद वो मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, करेक्ट। तो कहते खत्म तो नहीं हुई। तो Correct. एक्चुअली में हम मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट है। और शायद कहीं इसके पीछे माइंडसेट भी ऐसा हो गया, यार एक दवाई तो खानी है। हाँ, ये नहीं मान रहे कि इसके पीछे फिर वो एक इन्विटेशन है, क्योंकि अगर आपको डायबिटिक हुई तो आपका कोई भी आपको कोई कट लगेगा वो जल्दी हील नहीं होगा, डेंटल इश्यूज ज़्यादा होंगे, आईज इश्यूज ज़्यादा होंगे, किडनी इश्यूज ज़्यादा होगा, ये शायद इसकी तरफ। बिकॉज ये बीमारियां साइलेंट किलर है, मतलब ये आपको इमीडिएट दर्द नहीं देती। अगर ये बीमारियां आपको इमीडिएट दर्द देती, किसी भी इंसान को इमीडिएट पेन देती, तो हम उस पर बहुत ही हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब ये धीरे 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 आपकी बॉडी को अंदर से किल करती हैं। और ये ह्यूमन नेचर है कि जो भी चीज इंसान उसी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देता है जो इंपॉर्टेंट होना हो, जो अर्जेंट हो, जो शॉर्ट टर्म में जो हो, शॉर्ट टर्म पे हो, चाहे वो तुरंत पैसा मिलना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, तो शॉर्ट टर्म पे हो। तो ये बीमारियां शॉर्ट टर्म पे आपको उतना पेन इफेक्ट नहीं देती हैं। इसीलिए हम इनको इनके रूट कॉज पे पहुंचना, उनको वहां से ठीक करना, कई बार हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, बस हम इनको मैनेज करते रहते हैं एज पर मेडिकेशन। तो आप जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली क्या है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? मतलब मेरा गलत खाना कह रहे हो आप, क्या 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 कहना चाह रहे हो उससे? देखिए, अगर आप देखेंगे जैसे हार्ट की जो परेशानियां होती हैं, राइट, मतलब हार्ट अटैक क्यों आता है, मैं आपसे पूछता हूँ एक लेमन टर्म्स में। अब ब्लॉकेजेस हो जाती ब्लॉकेजेस हो जाते खून हैं, का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो थोड़ा स्लो हो जाता वो है, स्लो हो जाता है, राइट। हाँ, मान लो नसों में प्लेक डिपॉजिट हो गया, हम्म, एक दिन प्लेक रप्चर हुआ, वो प्लेक टूट गया, हम्म, वहां पे ब्लड क्लॉट बन गया, अब ब्लड आगे नहीं जा सकता, राइट। तो हार्ट अटैक आ गया क्योंकि ब्लड अब फ्लो नहीं कर पा रहा। लेकिन ये प्लेक हुआ क्यों था? ये हुआ था इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लेमेशन मतलब? इन्फ्लेमेशन मतलब आपकी बॉडी इंटरनल किसी चीज से फाइट कर रही थी, कुछ लड़ाई बॉडी के अंदर ऑलरेडी चल रही थी, जिसका आउटकम था वो रिएक्ट कर रही थी, और वो रिएक्शन का जो आउटकम था वो था इन्फ्लेमेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे सूजन हो गई है, वो तो ऊपर दिख जाती है ये सूजन है, ऐसे ही बॉडी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है। ओके। इसका रूट कॉज इन्फ्लेमेशन है। अब बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन रेगुलरली रहता है तो धीरे धीरे करके ये बीमारियां जन्म लेती हैं और ये बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों होगा? इन्फ्लेमेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। हमें कहीं चोट लग गई तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो हमारी बॉडी फाइट कर रही है, उससे लड़ रही है, उसको भगाने की कोशिश कर रही है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसे कॉजेज हैं जो कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हैं या कुछ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो हम हमारी बॉडी को लगातार देते हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉज है स्ट्रेस। स्ट्रेस से, और इस तरीके के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कई तरह के होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो इमीडिएटली हुआ हो, क्रॉनिक मतलब जो कहीं लंबे समय से धीरे धीरे किसी चीज की वजह से पैदा हो रहा हो, उसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये क्यों हुआ? हमारे स्ट्रेस की वजह से, राइट। हमारी बॉडी को हम लगातार स्ट्रेस दे रहे थे। सेकंड, हम हमारी बॉडी को जो डाइट दे रहे हैं, जो खाना दे रहे हैं, उसमें एक्सेसिव कार्ब्स दे रहे हैं, हम हमारी बॉडी को एक्सेसिव स्टार्च फूड दे रहे हैं, या हमारी बॉडी को जो चाहिए हम उससे ज्यादा कार्ब्स हमारी बॉडी को दे रहे हैं, और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हम उसको दे ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा आज का खाना ही ऐसा है। आज का हमारा खाना ऐसा हो चुका है जिसमें कैलोरीज की कमी। जैसे पुराने जमाने में जब इंसान एक जानवर था तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए फाइट मारता था, उसको बहुत मेहनत करनी थी, तब जाके उसको खाना मिलता था। मतलब अगर 1000 कैलोरी मिली तो 1000 कैलोरी उसने खाना ढूंढने में खर्च भी कर दी। अब क्या है, कैलोरी आपको हर तरफ बढ़ती हुई दिखती है। आप नीचे जाएंगे, आपको 4 चाय के रेस्टोरेंट दिखेंगे, एक चाय 150 कैलोरी आपको आंखों के सामने दिख रही है, जबकि इसी 150 कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको 1 घंटा दौड़ना पड़ेगा। एक कप चाय के लिए, 1 कप चाय के लिए 1 घंटा आपको दौड़ना पड़ेगा। आज ये कैलोरीज आपको पूरी घूमती हुई दिख रही है हर जगह, क्योंकि आज के समय में कैलोरीज की प्रॉब्लम ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कैलोरीज में एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी कैलोरीज मतलब आपने कोक पिया, आपको कैलोरीज तो बहुत मिल गई, 600 कैलोरीज आपको मिल गई, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने थे? 0। उसमें हेल्दी फैट्स कितने थे? 0। उसमें आपका प्रोटीन क्या था? 0। वो था नहीं, विटामिन्स थे नहीं, मिनरल्स थे नहीं, फाइबर था नहीं, उसमें कार्ब्स
भर भर के था। आपने हाई स्टार्च फूड का है, इसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। तो जब हम हमारी बॉडी को एम्प्टी कैलोरीज एक्सेसिव अमाउंट में देना शुरू करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। पॉल्यूशन, आज की डेट में हम जहां रह रहे हैं, मैं आपको बताऊं आज के 10 साल के बाद, आज के समय में एक अच्छी कार एक लग्जरी है, एक बंगला एक लग्जरी है। आज के 10 साल के बाद साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना ये लग्जरी होगी, और ये अमीरों को नसीब भी नहीं होगा। ये आपको मुंबई और दिल्ली में रह के नहीं मिलेगा। साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना, यही अगले 10 साल के बाद लग्जरी बनने वाला है। और आप लोग वापस खेतों में जाएंगे, वापस जिसके पास खेत है वही अमीर बनेगा, लोग वहां रहेंगे। आज लोग हाई राइज अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, लोग अब लो डेंसिटी एरिया में रहना पसंद करेंगे। है ऐसा कुछ मेरे दोस्त हैं जो शिफ्ट हुए हैं अभी। लेकिन उदित भाई, अभी कुछ कंटेंट आ रहा है चुकंदर खाने से ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट। दूध में अभी बहुत सारे टेस्ट हुए हैं कि दूध भी अब हेल्दी नहीं है, घी हेल्दी रहा नहीं, खाने के लिए सब्जियां भी कोई विदाउट पेस्टिसाइड मिलती नहीं। तो कुल मिलाकर कुछ भी ऐसी चीज़ खाने को मिलती नहीं, तो खाएं या ना खाएं या मर जाएं वाला कहानी हो गई है। तो क्या हो गया, मतलब जिए नहीं? देखो, मेरा ये कहना है, सबसे पहले अपनी शरीर को समझें। आज आपको कंप्यूटर चलाना आता है, एक मशीन है। आपको फ़ोन चलाना आता है, एक मशीन है। कैमरा चलाना आता है, एक मशीन है। आज हम 50 मशीनें चलानी सीख रहे हैं हमारे घर में। वॉशिंग मशीन चलाना सीख रहे हैं, उसके अंदर का लॉजिक हमें पता है। यूट्यूब पे जाके देख के हम सारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है हम सीख रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गए हैं। ये भी तो मशीन है एक, जो ऊपर वाले ने दी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं समझ रहे, बॉडी इंटेलिजेंस, हेल्थ इंटेलिजेंस नहीं समझ रहे। इसको कौन समझेगा? मेरी शरीर के अंदर क्या चल रहा है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन मेरे को इतना समझदार बनना है कि मैं अपने शरीर को समझ पाऊं। और जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मैं तो कॉन्शियस ही नहीं हूं ना, तो मैं कॉन्शियस डिसीजन कैसे लूंगा? फिर मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, ये तो मैं तभी तय कर पाऊंगा जब मैं इन्फॉर्म्ड हूं अपनी बॉडी के बारे में। आप कहां रहते हैं? मैं गौर सिटी में। नहीं, आप अपने शरीर में रहते हैं। इसको नहीं बदल सकते आप। ठीक है, ये आपसे भी सवाल है, कहाँ रहते हो आप? करेक्ट, राइट। हमारे घर में हम जबरदस्त सोफा लगवाते हैं, इंटीरियर विंटीरियर ये वो, और ऐसे इंटीरियर की पूरी प्लानिंग करते हैं। क्या कभी हमने बैठकर, इंटरनली बैठकर कोई अच्छी किताब अपने शरीर के ऊपर पढ़ी? आपने शब्द यूज किया कार्ब्स वाला फूड है। हाँ। तो ये अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता होगा किसमें कार्ब्स हैं, ये किसमें प्रोटीन है। तो उसको भी जानकारी दे दीजिए, कौन से फूड की बात कर रहे हैं आप? अब कई ऐसे खाने होते हैं जिनमें कार्ब्स अधिक मात्रा में होता है। हमारी बॉडी में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो। ओके। मैक्रो मतलब जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, वो मैक्रो। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। अब आप फाइबर भी जोड़ लीजिए, राइट? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट एंड फाइबर, राइट? फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट वो बहुत ही वाइटल हैं बॉडी के लिए, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स और कई सारे और भी अलग कोफैक्टर्स। मेजरली विटामिन्स एंड मिनरल्स मैं जिनकी बात करूंगा। तो ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। अब प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए मसल्स बिल्ड करने के लिए और कई सारे ऑपरेशंस करने के लिए। हेल्दी फैट्स हमें चाहिए हमारी बॉडी के इंटरनल हार्ट को अच्छा हेल्दी रखना है, कई सारी चीज़ों के लिए आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं और हेल्दी फैट्स भी होते हैं, तो हमें हेल्दी फैट्स चाहिए। कार्ब्स मतलब कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी देता है। ओके। फाइबर का अपना एक रोल है जो आपके डाइजेशन में और कई सारी चीज़ों में अच्छा यूज होता है। मुझे आप ना फूड के एग्जांपल साथ साथ बता दो, जैसे अगर आपने बोला हाई प्रोटीन है, तो प्रोटीन मतलब दूध वाला की बात करें। हाई प्रोटीन जैसे आप वेज में पनीर हो गया, एग हो गया, और सोयाबीन हो गया, इनको हाई प्रोटीन फूड्स माना गया है। ये हाई प्रोटीन फूड्स हैं। सोयाबीन, नॉट सोयाबीन चाप। हाँ, नॉट सोयाबीन चाप, राइट? सोयाबीन चाप, करेक्ट। नाम में मत जाइए, काम में जाइए। ठीक है, राइट? तो ये हाई प्रोटीन फूड्स हैं। उसके बाद आपकी रॉ वेजिटेबल्स हो गई और रॉ आपके फ्रूट्स हो गए, इनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। फैट्स हो गए, फैट्स मतलब फ्लैक्सीड ऑयल, सीबकथॉर्न ऑयल भी एक उसमें से एक है, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया आपका, ये हेल्दी फैट्स हैं। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब हेल्दी फैट्स हैं। अब कुछ ऐसे फूड हैं, इन सब में कार्ब्स भी होते हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसे फूड हैं जिनमें कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। कार्ब्स का परसेंटेज कंपेयर टू अदर बहुत ज़्यादा है, जैसे राइस, इसमें प्रोटीन भी है बट कार्ब्स का मात्रा बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर। ग्रेन्स हो गई, इवन व्हीट में भी कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप शुगर, कार्ब्स ही कार्ब्स हैं उसके अंदर।
प्रोटीन आप छोड़ दीजिए, फैट छोड़ दीजिए, फाइबर छोड़ दीजिए, है ही नहीं, कार्ब्स है। जो मीठा है, जो भी बाहर मिल रहा है, जो भी मीठा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, प्रोसेस्ड फूड हो गए। प्रोसेस्ड फूड मतलब इतना प्रोसेस कर दिया गया कि उसमें प्रोटीन फैट तो कुछ है नहीं, जो मेजर है वो कार्ब्स ही है। उसके बाद आपके आ गए विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी की पूरी अपनी प्रोफाइल, B1 to B12, ये पूरी अपनी विटामिन। फिर मिनरल्स, आपके मिनरल्स, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे आपके मिनरल्स हो गए। तो शरीर में ये सब कुछ चाहिए एक बैलेंस्ड अमाउंट में, तभी जब ये बैलेंस अमाउंट में शरीर में रहेगा तो शरीर प्रॉपर चलेगा। अब आप गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, अब केरोसिन का तेल डाल के चलाओगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सेम आपकी बॉडी है, जो आप देंगे बॉडी वैसे ही चलेगी। तो मैं आपसे बातचीत कर रहा था लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि आज जो हमारी डाइट है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड हमारा सबसे बड़ा रीजन है हमारी डाइट और पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन को तो ठीक है, पॉल्यूशन को तो हम कैसे ही कम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कंट्रोलेबल्स नहीं है हमारे। आज दिल्ली के अंदर क्या पॉल्यूशन होगा ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, ये मेरा कंट्रोलेबल नहीं है। स्ट्रेस को मैं पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन ये जो मेरी डाइट है ये तो मेरा पूरा कंट्रोलेबल है ना। मैं क्या खाऊंगा ये सरकार थोड़ी ना तय करेगी, ये तो मैं तय करने वाला हूं ना। इवनिंग स्नैक्स में मुझे नट्स लेने हैं कि मुझे पानीपुरी लेनी है, ये मोदी जी तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगा। मैं पॉल्यूशन नहीं हटा सकता दिल्ली से एज एन इंडिविजुअल, उसमें एक मास एफर्ट चाहिए, बट मैं अपनी डाइट पे तो पूरा कंट्रोल कर सकता हूं। तो जो मेरे कंट्रोल में है उसको तो मैं पूरी तरीके से कंट्रोल करूं, जिससे कि मैं इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को डिले कर पाऊं। मतलब हम बात कर रहे हैं अपनी डाइट की, अपने डाइट अच्छा की। मैं, क्योंकि उदित जी हम काम करते हैं माइंड के ऊपर, हाँ। तो जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ये अपने आप में $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, स्ट्रेस रिलीफ करवाना। करेक्ट। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो स्ट्रेस को हम दो तरह से बांटते हैं, ये साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। करेक्ट। तो कई बार हमने देखा विटामिन D3 की कमी है और विटामिन B12 की कमी है, तो Correct. आप पे चिड़चिड़ापन आएगा ही आएगा ही आएगा। मूड स्विंग्स आएंगे। अब मैं वहां पर जितना मर्जी ध्यान करवा लूं, जितना मर्जी मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक्सरसाइज करवा लूं, जितनी मर्जी मैं और चीजें करवा लूं, उससे इम्प्रूव नहीं होगा। वो होगा तब जब विटामिन D3 को हम पूरा करेंगे, विटामिन B12 को जब पूरा करेंगे। करेक्ट। तो 100% एग्री कि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। भाई हमारा माइंड बॉडी के बाहर थोड़ी ना है, हमारा माइंड बॉडी के अंदर ही है वो, और माइंड बॉडी से हट के काम नहीं कर रहा। सब चीजें इंडिविजुअली काम नहीं करती, सिनर्जेटिकली काम करती हैं, एक दूसरे से साथ में मिलकर काम करिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि विटामिन B12 अगर आपका कमी है तो आपका नर्वस सिस्टम तो वैसे ही इंपैक्टेड है। ट्रू, राइट। विटामिन B12 का सबसे बड़ा रोल आपके नर्वस सिस्टम पे है। तो आपका नर्वस सिस्टम, आप अगर विटामिन B12 की ज्यादा कमी हो जाए तो आपको एक साल एक नमनेस आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है नमनेस आज के टाइम पर, जैसे इच्छा ना करना काम की, सारा दिन पड़े रहना। तो ये खाली एनर्जी का कम होना नहीं है, ये नमनेस ही है, ये नमनेस है। तो उसमें अब जब टेस्ट कराते हैं तो कहा जाता है कि विटामिन B12 पहले टेस्ट करवाया जाता है। करेक्ट। फिर आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट देते हो जो हमेशा काम नहीं करता, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो वो एक्चुअली नेचुरल फॉर्मेट में नहीं है। तो आप बहुत बात करते हो ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैंने देखा है, आपकी वेबसाइट भी देखी है। तो आप जब डाइट की बात कर रहे हो तो आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो इस बात को? अब मैं डाइट की जब बात करता हूं तो मेरा ये कहना है, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं अगले 5 मिनट में, जिससे कि क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इस बात का मतलब क्या है। सबसे पहले जब मैं डाइट की बात करता हूं तो हमारी बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं, जैसे हमने कोई भी खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, करेक्ट। अब वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। अब हमने एक्सेसिव कार्ब्स खाए हैं तो हमारे ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज हो गया। करेक्ट। अब ग्लूकोज को सेल के अंदर ढकेलने का काम कौन करते हैं? इंसुलिन भाई साहब। ओके। तो भाई इंसुलिन आता है, इंसुलिन सारे ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाता है, भाई तुम अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। अब आपने तो अपने जुबान के मजे में ज्यादा खा लिया। अब स्टमक ने उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज भी बना दिया, ग्लूकोज आपके ब्लड में भी चला गया। अब वो एक्सेसिव मात्रा में है तो वो कभी प्रोटीन से चिपक रहा है, भाई ग्लूकोज है, गर्लफ्रेंड तो बनाएगा, किसी से भी चिपकेगा, तो कभी प्रोटीन से चिपक रहा है, कभी एंजाइम से चिपक रहा है, और यहीं से आपके हार्ट में जो प्लेक डिपॉजिट हो रहा है उसका भी एक कारण ये है। अब दूसरा ये है कि इसको सेल में ढकेलने के लिए पैंक्रियास भर भर के काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है इंसुलिन को बनाने की। अब वो जब पैंक्रियास इंसुलिन बना रहा है तो पैंक्रियास के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, उसके बीटा सेल बोल रहे हैं भाई क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो मेरे पे, अभी मैंने 2 घंटे पहले तुम्हें इंसुलिन बना के दिया था, फिर तुम कुछ खा के आ गए, अब तुमने फिर एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब मुझे फिर इंसुलिन बनानी पड़ेगी। तो बीटा सेल बेचारे परेशान हैं
कि ये तो बार बार हमसे इंसुलिन मांगा ही जा रहा है, और कुछ समय में इंसुलिन पेंक्रियाज के ऊपर प्रेशर आता है, कुछ समय में ये जो इंसुलिन है सेल इसकी बात सुनना ही बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि अब वो इंसुलिन की बात ही नहीं सुन रहे। मतलब पहले एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने के लिए लेट्स से 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन की जरूरत थी, लेकिन अब इंसुलिन को लेकर सेल इतने इम्यून हो चुके हैं कि उसी एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने के लिए 2 यूनिट ऑफ इंसुलिन की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब अब इंसुलिन ने काम करना ही बंद कर दिया है, उतने ही ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और यही आगे चल के डायबिटीज बनता है। आज आपको डायबिटीज नहीं दिख रही होगी, हो सकता है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी हो। तो कई बार हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ग्लूकोज का, तो हमारा ग्लूकोज शुगर नॉर्मल निकला, लेकिन इंसुलिन का लेवल हो सकता है बहुत हाई हो, सिम्टम दिखने लग जाएंगे, थकान रहना, इरिटेशन रहना, इंसुलिन आपका बहुत हाई है। अब जब ये इंसुलिन आपके सेल में बहुत सारा ग्लूकोज चला गया, तो सेल तो एनर्जी बनाएगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी बनाएगा, भाई वो तो फैक्ट्री अपनी चालू कर देगा एनर्जी बनाने की। तो उसने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज से एनर्जी बनाई, एनर्जी बननी थी एटीपी और वाटर। लेकिन एक कंपाउंड और बनता है, वो होता है फ्री रेडिकल। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, या बेकार खाना खाया होता है, या एक्सटर्नल चीजें अनफेवरेबल होती हैं, तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा बनता है। ये फ्री रेडिकल कौन है सर? ये फ्री रेडिकल गुंडा है। ये गुंडा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये गुंडा है। ये सबको जाता है, परेशान करता है, और उनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अब ये गुंडा अगर जाके सेल के मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा, तो सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर अंदर डैमेज करेगा, तो सेल अंदर से डैमेज होगा। न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया, तो सेल ही म्यूटेट हो गया, अब वो कैंसरस सेल बन गया। अच्छा, तो कैंसर की जो एजिंग की और कैंसर की सबसे बड़ी थ्योरी है, वो फ्री रेडिकल थ्योरी है। अब ये फ्री रेडिकल अगर आपकी स्किन पे ज्यादा बनेंगे, तो क्या होगा? एजिंग, आपकी स्किन एजिंग होगी। आपके पेंक्रियाज में ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, वहां बने, तो पेंक्रियाज की एजिंग होनी शुरू हो गई। ये फ्री रेडिकल है जो बॉडी को फिर अंदर से डैमेज करना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके ये फ्री रेडिकल एक बड़ी बीमारी में जब डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि ऑर्गन हाथ जोड़ देता है कि भाई अब मैं काम नहीं कर सकता, अब मेरे बस की, तो वो रिफ्लेक्ट होती है एज अ डिसीज हमारे सामने, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं। जिस भी बॉडी के पार्ट में हुई हो, वो बॉडी का पार्ट। इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम वो चीजें कम करें जिनसे फ्री रेडिकल बनते हैं। स्ट्रेस कम करें, हाई कार्ब्स फूड को कम करें, एम्प्टी कैलोरीज को कम करें। ये तो कम करने की बात हो गई। दूसरी, हमें वो चीजें बढ़ानी है जो इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करें। वो क्या है? वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जवान दिखना चाहता हूं और मुझे हेल्थ स्पैन बढ़ाना है, तो मुझे मेरी डाइट, मेरी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देने ही देने होंगे। लोग अक्सर एक्सटर्नल रूप में देते हैं, जब अपने चेहरे को ठीक करना है, स्किन को, तो कोलाजन देते हैं, कोलाजन देते हैं, ग्लूटाथायोन देते हैं। ये सब, ग्लूटाथायोन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये मेरी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये फ्री रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने पास से, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और बोलता है कि तू ये इलेक्ट्रॉन रख, शांत हो जा। तो ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज, एंटीऑक्सीडेंट, हाँ एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब रेडिकल के पास 1 न्यूट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, और जो एंटीऑक्सीडेंट उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए वो बैलेंस्ड हो जाता है। वो बैलेंस हो जाता है, वो बाकियों को तंग नहीं करेगा, वो बाकियों को तंग नहीं करेगा, वो भाई स्टेबल हो गया ना, उसको जो चाहिए था मिल गया। अब जितने ज्यादा, पहली बात तो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से रखें कि फ्री रेडिकल कम बने। दूसरा, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेस हमारे कई बार कंट्रोल से बाहर भी है, राइट? क्या मैं अपने काम को तो नहीं बदल सकता? जो काम मैं कर रहा हूं, कई बार मेरा जॉब ही ऐसा होता है जो कि एक स्ट्रेस देने वाला जॉब है, उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, इवन दो आई एम एंजॉयिंग इट। तो कहीं ना कहीं मैं उसको बैलेंस, जिसको मैं नहीं कर सकता, उसको बैलेंस करने के लिए मैं अपनी बॉडी में अच्छे अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करूं। तो अगर मुझे अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ाना है, तो मुझे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को पीछे ढकेलना है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को पीछे ढकेलना है तो फ्री रेडिकल को बनने से रोकना है, और अगर बन गए हैं तो न्यूट्रलाइज करना है। बनने से रोकने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, और अगर बन गए हैं तो मुझे हाई एंटीऑक्सीडेंट की डाइट अपनी बॉडी को रेगुलर देना शुरू करना है। और इसकी शुरुआत मैं इन सब में कैसे आया? इसकी शुरुआत सिर्फ 2019 में हुई, जब मेरी मदर को कैंसर हुआ। तब मैंने
इन सब चीज़ों पे एजुकेशन लेना, इसकी डीप जाना, क्योंकि मेरी मदर की वो एज नहीं थी जहाँ वो सफ़र करें और इन सब चीज़ों से सफ़र करें। और घर में जब कोई एक इंसान बीमार होता है तो बीमार भले ही एक हो लेकिन परेशान पूरा परिवार होता है। करेक्ट, मैं मानता हूँ कि इंडिविजुअल बीमार नहीं होते, परिवार बीमार होते हैं। True. राइट, परिवार बीमार होते हैं। तो जब वहाँ मैं डीपली गया, वहाँ से एक बहुत अच्छी किताब है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन दैट मे बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रे स्ट्रैंड, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक। सुपर, बहुत अच्छी किताब है। हाँ, और हमें हमारी हेल्थ पे भी किताबें पढ़नी चाहिए। 6 महीने में एक किताब अपनी हेल्थ पे जरूर पढ़ो, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि किसी चीज का एनवायरनमेंट बनाना होता है अपने आसपास। तो जब आप हेल्थ की किताब पढ़ोगे तो वो आपको इन्वायरमेंट बना के देगी, जिससे कि आप अपने हेल्थ गोल जो भी आपने बनाए हैं, आप कॉन्शियस डिसीजन उस डायरेक्शन में ले पाओ। तो जब वहां से मैंने पढ़ा, वहां से मुझे ये समझ में आया कि ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम क्या है, कि मेरी मदर का जो फूडिंग रही है, जो डाइट रही है, जो लाइफस्टाइल रही है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ साल खाया है और जिया है, उसका आउटकम ये है कि बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद इस एज में नहीं निकलनी चाहिए थी। वो जल्दी एज में इसलिए आया क्योंकि वो सारी चीजें इंटीग्रेट हुई हैं। वहीं से एंटीऑक्सीडेंट मेरे को समझ में आए, और वहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मुझे यंग रहना है, बीमारियों को ढकेलना है, तो मुझे अपनी बॉडी को कई सारी चीजों को ठीक करना है, क्योंकि एक चीज को ठीक करने से तो चीजें ठीक नहीं होंगी। बट उन्हीं में से एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि मुझे अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करने हैं। अब जो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा था ना, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, ये सब एंटीऑक्सीडेंट ही हैं, जिसको हम आजकल एक्सटर्नली लेते हैं। जिसको हम एक्सटर्नली लेते हैं। उसके पीछे का कारण है वो हमारे खानों में मिल ही नहीं रहे। अगर ये हमारी बॉडी में प्रॉपर रहेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में प्रॉपर रहेंगे, तो हमारी बॉडी में जो डैमेज होगा, अगर टेररिस्ट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मी भी है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेसिफिक आपको फोर्सेस दी जाती हैं। ये CSF है, ये CRPF है, तो उसके हिसाब से ही आएगा, अलग उसके हिसाब से आएगा। पहली बात तो टेररिस्ट को आने से ही रोको, अगर आ गया तो न्यूट्रलाइज करने के लिए फोर्सेस होने चाहिए। तो दोनों काम करने हैं हमारी बॉडी में, हमें टेररिस्ट को आने से भी रोकना है, और अगर आ गया तो हमारी बॉडी के अंदर वो फोर्सेस तैयार होनी चाहिए जो उसको न्यूट्रलाइज करें। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। और अच्छा, अक्सर ना लोगों को ये मैं बहुत रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के हम काम में हैं वहाँ मैंने अक्सर देखा है, लोगों को जब तनाव होता है ना, तो उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो तो है करियर। करेक्ट। अच्छा, जब करियर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ये पूरा सर्कल है। करेक्ट। तो आपका रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होता है। करेक्ट। जब रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज होता है, करियर जा चुका है, यानी कि अच्छा, करियर जाने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा नहीं कमा रहे। करियर जाने का मतलब जो हमने देखा है, आप 100 रुपए कमाने के लायक हो, आप कमा 20 ही रहे हो, तो आपको अंदर से गिल्ट है, रिग्रेट है, घुटन है, यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। करेक्ट। उससे क्या रिश्ता, जब रिश्ता जाता है तो जाता है फिर हेल्थ, जब हेल्थ जाती है तो फिर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में यहाँ होने का मतलब ही क्या है, जिसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, या अलग अलग तरह के क्राइसिस होते हैं। तो इसको हल्के में तो नहीं ले सकते। राइट, करेक्ट है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब अगर आप क्या अंदर से पूरी एनर्जी है तो आप उतनी अच्छी तरह से जवाब दे पाओगे। ये क्यों, अपॉर्चुनिटी है, हम बैठ के बात कर रहे हैं, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अंदर से मैं ढीला हूँ, मन नहीं कर रहा, या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मेरे सवालों में उतनी अच्छी जो क्या उष्मता होनी चाहिए जो वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो ये खाली आपका हेल्थ नहीं है, ये पूरा लाइफ है, ये लाइफ है। और अगर अल्टीमेट गोल हर किसी का हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस किसी एक चीज़ के अचीव करने से नहीं आएगी, हैप्पीनेस तो बैलेंस से ही आएगी। जहाँ आपके पास हेल्थ, रिलेशनशिप्स, आपके कंट्रीब्यूशन जो आप दूसरों की ज़िंदगी में कर रहे हैं, और आपका फाइनेंशियल्स, जब ये चारों चीज़ें बैलेंस होती हैं तभी हैप्पीनेस आती है। और इसमें से एक भी हटेगा तो आपकी हैप्पीनेस जाएगी। ट्रू। आपके रिलेशनशिप हटेंगे तो घर की हैप्पीनेस जाएगी, फाइनेंशियल्स हटेंगे तो आपकी हैप्पीनेस जाएगी, और आपकी हेल्थ हट गई तो बाकी सारी चीज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता। आपने एक बात बताई कि जब आपके मदर को कैंसर हुआ तो आपने इस पर स्टडी करना शुरू किया, तो फिर क्या फाइंडिंग्स हुई कि आपको लगा कि किस तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स उनको देने चाहिए जिससे उस कैंसर को वो सरवाइव कर पाएँ, या क्या आपने चीज़ों को फाइंड आउट किया आपने? उसी समय 2019 की बात है, जब हम इस पे वर्किंग कर रहे थे, तो कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पे हम स्टडी कर रहे थे, और कई सारे रिकमेंडेशंस आ रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और उसी प्रोसेस में एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, मतलब किसी ने रिकमेंड किया, रेफ़र किया कि ये पर्टिकुलर पौधा है जो लद्दाख में होता है, और आप इसको भी एक बार
इसके ऊपर भी स्टडी करके देखो और आप इसको भी अपनी मदर की डाइट में इंटीग्रेट करके देखो। तो वो पर्टिकुलर प्लांट को मैंने अपनी मदर की डाइट में इंटीग्रेट किया, और क्योंकि उसके ऊपर जब पढ़ा था, एक बेसिक रिसर्च करी, तो फिर ये देखा कि मोदी जी भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस पब्लिश थी। और ये भी पता चला कि 1980s में रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट को उसी पर्टिकुलर प्लांट के डेरिवेटिव से सप्लीमेंट किया गया है। तो एक बिलीव आया कि अगर कोई चीज़ है जिसके ऊपर इतना कुछ काम हुआ है तो क्रेडिबिलिटी उसके अंदर है, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जब इंक्लूड करा, मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड करा और मेरी मदर ने इंक्लूड करा और मेरे आसपास के और भी लोगों ने इंक्लूड करा, तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। अब लद्दाख से लेके आए उसको? हाँ, मतलब कहीं से लद्दाख से मंगवाया था। ओके। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो हुए, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। जब वो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले तो वी वर शॉक्ड। तो उस पौधे पे पता चला, और उस पौधे का नाम था सीबकथॉर्न, SEABUCKTHORN, सीबकथॉर्न। तो सीबकथॉर्न के बारे में जब पता चला तो उसको फिर हमने मंगवाया कहीं से, और फिर मैंने अपनी मदर को दिया और मैंने खुद भी कंज्यूम करना शुरू करा। अच्छा, उस समय मेरे को भी एक इशू था कि मेरे को एक्ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे को, मतलब मेरे पूरे फेस पे और पूरे फिंसियां जो हो जाती हैं। हाँ, वो फिंसी हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं पूरा, और बहुत ही पेनफुल एक्ने था। तो मैं 7 साल लगातार, आई थिंक सो फ्रॉम 2012 टू, मैं 2012 से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा था। वो मुझे एंटीबायोटिक देते थे, मैं खाता था, थोड़े समय के लिए ठीक होता था, जैसे ही एंटीबायोटिक मैं बंद करता था फिर वो चीज़ रिपीट हो जाती थी अगेन। वो शायद कंट्रोल ही कर रही थी उस इशू को। और जब मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, स्पेसिफिकली ऑयल के फॉर्मेट में और पल्प के फॉर्मेट में, तो मैंने ये देखा कि 2 महीने के अंदर वो एक्ने पूरा गायब हो चुका है। तो मुझे 2 महीने में? 2 महीने में, जो 6 साल से जो 6 साल में था। और मैं आपको बताऊं कि मेडिसिन लेने के बाद आखिरी में तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, कि भाई तुम हमारे पास मत आओ, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हो तो करो। मैं कोशिश कर रहा था लाइफस्टाइल को ठीक करने में, लेकिन जब मैंने ये सीबकथॉर्न लिया तो 2 महीने में शॉक। तो मेरे अंदर सबसे पहला सवाल आया कि अगर मैं किसी चीज से 7 साल से परेशान हूं और मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ये 2 महीने में कैसे सॉल्व हुआ? कुछ तो इसके अंदर है। फिर मदर को दिया तो उनकी पोस्ट कैंसर रिकवरी में उनको बहुत रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, रिकवरी बहुत तेज हुई। फिर और भी लोगों के पास गया, जैसे जो अभी मेरे साथी हैं भूपेंद्र, उनके पास गया तो ये देखा कि उनको साइनस की प्रॉब्लम में रिलीफ मिला। फिर और भी जब यूजर्स के एक्सपीरियंसेस सुनना शुरू किया तो उनके एक्सपीरियंस से एक बिलीव आया, और पर्सनल एक्सपीरियंस से तो पूरा ट्रस्ट आ चुका था। फिर इसके ऊपर पढ़ना शुरू करा, स्टडी करनी शुरू करी। तो इंटरनेट पे, पबमेड पे, NBCI पे कई सारी रिसर्चेस, प्री क्लिनिकल स्टडीज हमें सीबकथॉर्न पे मिली ऑन वेरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो। उसी में मुझे एक एम्स दिल्ली की भी रिसर्च मिली, जो एम्स दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया था, स्पेसिफिकली सीबकथॉर्न ऑयल कैसे हार्ट हेल्थ में काफी अच्छा काम करता है। तो वो रिसर्चेस, कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस की रिसर्चेस मुझे सीबकथॉर्न के ऊपर मिलनी स्टार्ट हुई, इंडिया में भी और देशों विदेशों में भी, स्पेसिफिकली रशिया और चाइना में तो बहुत रिसर्चेस थी। और जब ये सब कुछ मैंने देखा तो और फिर इसके अंदर डीप जाना स्टार्ट किया कि इसमें और क्या है। तो हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से, जो पद्मश्री अवार्डी थे। 2014 में डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके सीबकथॉर्न के काम के ऊपर। तो वो यहीं मयूर विहार में रहते थे उस समय, तो हमने फ़ोन किया और बातचीत हुई, तो हम मिलने चले गए। और जब हम उनसे मिले तो हमें पता चला कि उन्होंने वो 1990 से इस पौधे पे काम कर रहे हैं। 1990 से? 1990 से, जब वो लद्दाख में पोस्टेड थे, और वो बिहार के DIHR के डायरेक्टर थे, और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे वो साइंटिस्ट रहे हैं DRDO में। तो अब किसी इंसान ने जब 20 साल किसी पौधे पे काम किया होता है तो एक अलग ही कमिटमेंट और विश्वास होता है, वो वहाँ से ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और फिर हमने वो सारी रिसर्चेस पढ़े, सारे पेपर पढ़े, तो पता चला कि ये पौधा कोई ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया पौधा है, जैसे हर रोज नए नए कंपाउंड्स निकल के आते हैं तो कुछ नया है ऐसा। तो हमें लगा नया नया सुनने में आ रहा है तो कोई नई चीज होगी, कोई नई ट्रेंड वाली चीज होगी जो हमें अभी सुनने में आ रही है। बट जब हमने इसके ऊपर और डीपली देखा तो पता चला कि इसकी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। चंगेज खान इसको अपनी मंगोलियन एम्पायर आर्मी को दिया करते थे, और अगर चंगेज खान जब ये जाया करते थे अपनी लड़ाई जंग में और कहीं उनके आर्मी के सोल्जर्स को कट लग जाता था, वाउंड्स हो जाते थे, तो वो सीबकथॉर्न बेरी का जो ऑयल होता है, मतलब उसको पीस के इसके बीच का ऑयल निकाल के वो उन घाव पे लगा दिया करते थे। और इसका जो साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा वो था हिपोफे। हिपोफे रेमेनोडॉइस फैमिली है, ऐसी और भी है, हिपोफे। तो हिपोफे का मतलब है कि अलेक्जेंडर के टाइम के उनके कुछ वॉर हॉर्सेस थे,
उन्होंने छोड़ दिया। वो किसी जंगल में गए और कुछ खाकर आए, और जब खाकर आए तो उन्होंने देखा कि भाई इनकी तो स्किन चमक रही है बहुत ज्यादा और थोड़े से ये बेटर भी लग रहे हैं। तो उस बेसिस पे जब पता करा तो कौन सा पौधा खाया है जी, सीबकथॉर्न खाया है। तो इसके लिए इसका उन्होंने इसका नाम दे दिया, हिप्पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइन, जिसने घोड़े को चमका दिया, हिप्पो फे। तो साइंटिफिक नेम ही इसका उस कहानी के बेसिस पे उसका साइंटिफिक नेम दिया गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार लोग इसके बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है ये क्या है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना में सीबकथॉर्न नेशनल ड्रिंक था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में नेशनल ड्रिंक, और हमारे यहाँ पे अभी तक बात ही नहीं हो रही है। हमारे यहाँ बात ही नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अब कई बार ये लगता है अच्छा तो बाकी देशों में ज्यादा होता होगा, हिंदुस्तान में नहीं होता होगा। सीबकथॉर्न की अगर उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चाइना में होता है, नंबर 1 चाइना। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न पूरी दुनिया में इंडिया में होता है। ये तो चाइना में होता है या इंडिया में होता इंडिया है? में होता है। और चाइना और इंडिया में डिफरेंस कितना होने का? डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि चाइना में कम था बट उन्होंने इसको कल्टीवेट कर करके इसकी ग्रोथ को बढ़ा लिया। अब वो 213 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच चुके हैं। चाइना ने तो एयर सीडिंग करी है, मतलब हेलीकॉप्टर से जो उनके पहाड़ी इलाके थे वहां पे सीड गिरा गिरा के सीबकथॉर्न के जंगल बनाए हैं, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है, और अगर ये पौधा उग रहा है तो कहीं कोल्ड डेजर्ट के लिए वहां के लिए काफी फायदेमंद भी है, और उगता भी हाई ऑल्टीट्यूड पे 10,000 फीट की ऊपर की हाइट पे। और भारत के अंदर सीबकथॉर्न ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो जब हमें लगा कि यार ये एक ऐसा प्लांट है, और फिर हमने इसकी ऑरेक टेस्ट करवाया। ऑरेक मतलब ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो मैंने आपको फ्री रेडिकल बात हमने करी थी, तो उसको ऑरेक बोलते हैं। भाई अब हर आदमी की ताकत नापी जाती है, तो ऐसे ही फ्रूट्स की भी ताकत नापी जाती है, किस चीज के अंदर कितना ऑरेक है, फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है। तो हम एप्पल की बात करते हैं, लोग बोलते हैं बीमार हो गए सेब खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ऑरेक की जो एप्पल की ऑरेक वैल्यू है वो 4000 यूनिट्स के आसपास है। पोमोग्रेनेट अनार, जब भी बीमार हो जाओ तो आप अनार खाओ। देखो जब आप अनार खाओगे आपको बॉडी के अंदर चेंजेस भी दिखने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अनार की ऑरेक वैल्यू 10,000 है। जब हमने सीबकथॉर्न की टेस्ट कराया तो हमें लगा कि ठीक है अनार है तो उसके आसपास आएगी और उससे थोड़ा बेहतर आएगी। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए ऑरेक वैल्यू? अनार की 10 आ रहा है तो उसकी कितनी होनी चाहिए? 15-20 हजार। 1,24,000 है। 1,24,000। इट इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल इन एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी देन पोमोग्रेनेट। लेकिन एप्पल पे अनार पे तो बहुत बात हुई है, बहुत बात हुई है। तो हम ये शौक थे कि भाई हम इस पौधे को अपने देश में रख के कर क्या रहे हैं। मोदी जी ने इसके ऊपर बात करी बट फिर भी ये लोगों तक गया नहीं, पहुंचा नहीं। उसके पीछे कई कारण थे। एक तो ये उगता 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, ये 10,000 फीट से नीचे आपको सीबकथॉर्न मिलेगा ही नहीं, और उगता कोल्ड डेजर्ट में, मतलब जहां कोई पौधा सरवाइव नहीं कर पा रहा होगा वहां पर यह पौधा उगता है। और इसकी सप्लाई चेन बिल्ड करना बहुत कठिन है, क्योंकि पेड़ से टूटने के बाद ये खराब हो जाता है। तो आपको वहीं 10,000 फीट की ऊंचाई पे ही इसको बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ऑयल में, लीव्स के ड्राइंग में, बेरी की ड्राइंग में, पल्पिंग में। आपको कहां करना है ये सारा प्रोसेस? आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर करना है, और 10,000 फीट की ऊंचाई पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है, सांस फूलने लगती है। तो कई बार किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं उठाई। इस पौधे की साइंटिफिक काम बहुत हुआ। अगर आप बोलेंगे, कई बार लोग बोलते हैं अरे उदित भाई ये तो बस कहने की बात है। 3 अगस्त 2025 आप न्यूज के आर्टिकल पढ़िएगा, नासा ने पूरी दुनिया से 12 पौधे पिक किए जिनको वो स्पेस में ग्रो कर रहा है। 12 करेक्ट। इंडिया से सिर्फ 2 पौधे पिक किए जिसमें से एक सीबकथॉर्न है। अगर ये पौधे जो आकाश में उगाए जा रहे हैं, अंतरिक्ष में ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोग्रेविटी में उनको ग्रो कर रहे हैं। पूरी दुनिया से 12 पौधे सिलेक्ट हुए, इंडिया से 2 सिलेक्ट हुए, उन 2 में से एक सीबकथॉर्न है। अब अगर ये कहने की बात होती है तो चलो आप तो बोलोगे उदित भाई तुम तो यार सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हो, तुम्हारा तो अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट है। नासा तो मैं नहीं चलाता ना। आपने रशियन की भी तो बात करी थी, वो तो 1980s में हो चुका है। रशिया तो 1920 से काम कर रहा है सीबकथॉर्न पे, क्लोज कल्टीवेशन करवाया है। जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ यूक्रेन में, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, वहां पे जो रेडिएशंस आए उनसे बचाने के लिए सीबकथॉर्न ऑयल दिया गया। रशियन कॉस्मोनॉट्स ने यूवी रेडिएशन से बन गया। लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, इसका ऑयल तो नेचुरल सनस्क्रीन है। इसका ऑयल नेचुरल सनस्क्रीन, ऑयल लगा लो, नेचुरल सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है।
ये इसका इतना फोटो प्रोटेक्टिव सीबकथॉर्न का ऑयल होता है। आपने मुझे एक प्रोडक्ट भी बताया था, प्रोडक्ट का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, जो वुमेन्स यूज करती हैं अपने वेजाइनल हाँ। हाइजीन के लिए, उसमें भी सीबकथॉर्न है। बहुत पुराना फीमेल इंटीमेट एक वॉश आता है, उसमें सीबकथॉर्न ऑयल यूज करा जाता है, क्योंकि सीबकथॉर्न ऑयल की प्रॉपर्टीज एंटीबैक्टीरियल है। आप कहीं पर भी आपको इचिंग हो रही हो, सोराइसिस हो रहा हो, एक्जिमा हो रहा हो, आप लगाओ उसको 15-20 दिन, आपको उसके रिजल्ट दिखने क्या हो जाएंगे, वाह। आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कई बार लोगों को अंडर आर्म में कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, राइट, आप लगाओ सीबकथॉर्न ऑयल, आपको उसके इंपैक्ट दिखने शुरू होंगे। अरे मैंने तो बर्न मार्क्स गायब होते हुए देखे हैं। एक पर्सन थे हमारे जानने वाले, वो उनका प्रेशर कुकर फटा और पूरा यहाँ बर्न मार्क्स आ गया। उन्होंने सीबकथॉर्न ऑयल रेगुलर अप्लाई करा, 15-20 दिन के बाद हम ऐसा लगता था भाई तुम्हारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुमने तो झूठ बोला था हमें। ऐसी स्किन, ये इसके ऑयल के बेनिफिट हैं। अच्छा, आप मेरी मत मानो विकास सर, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करो इंटरनेट पे, आपको खुद इसके ऊपर पब्लिश्ड कई सारे प्री क्लिनिकल स्टडीज आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। एंड नाउ इट इज, मैं तो इसको अब सुपर फूड भी नहीं बोलता, इसको स्पेस फूड बोलता हूं। अब जब इस पे नासा ने काम करना शुरू कर दिया तो ये सुपर फूड थोड़ी ना बचा, अब तो ये स्पेस फूड हो चुका है। जो चीज स्पेस में भी जिसकी एक्सपेरिमेंटिंग चालू हो गई, स्पेस फूड है। और इसके, और अगर इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात करो, छोटी सी इसकी बेरी होती है, इसकी जड़ें जो होती हैं पौधे की जमीन में अंदर तक जाती हैं। और सबसे खास बात पता है क्या इस पौधे की, इसकी जड़ें, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे जहां कुछ नहीं उग पा रहा, तो रेगिस्तानी हो गया। बस वो रेत वाला रेगिस्तान नहीं है, वो ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। इसकी जड़ें जमीन में, अब इस पौधे को सर्वाइव करना है अपने को, अंदर तक जाती हैं, और सिर्फ वर्टिकल नहीं जाती, कई बार हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं। मतलब ऐसा होगा पौधा यहाँ है और जड़ें 500 मीटर दूर तक है, 500 मीटर दूर तक है। जैसे अपने पीपल का पेड़ होता है, वो बहुत दूर तक जाता दूर तक जाती हैं और डेप्थ में भी जाती हैं। अब ये पौधे में ये गुण आए कहाँ से? ये पौधा ऐसी जगहों पे पैदा हुआ जहां पर ऑक्सीजन की कमी और क्लाइमेट -30 डिग्री, -40 डिग्री और प्लस में भी है, और इस पौधे को उस टफेस्ट क्लाइमेट में जिंदा रहना है। तो अब ये क्या करता है, ये सॉइल से कई सारे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करता है, और ये अपने डिफेंस के लिए वो कंपाउंड अपने अंदर बनाता है कि मैं टफेस्ट कंडीशन में सरवाइव कर पाऊं। वो इसने अपने सेल्फ डिफेंस में बनाए थे, लेकिन वो सारे कंपाउंड इसके पौधे में आ गए। अब जब इसके पौधे में आ गए तो इसकी लीव्स में कंपाउंड आ गए, इसके पल्प में, बेरी में आ गए, सीड में आ गए, इसकी बार्क में आ गए। इसीलिए ये पौधा एक मेडिसिनल प्लांट बन गया। तो जैसे हमारे यहाँ पर आप कह रहे हो कि इसको वहीं पर इसकी फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, प्रोसेस तो वहीं करना पड़ेगा, वहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर इतनी अभी उस तरह की सुविधा नहीं है। तो चाइना ने मतलब इतनी 1000 फीट पे किया, तो सब सारा तरह का प्रोसेस भी कर लिया उसने। सारा तरीके का प्रोसेस है। चाइना तो आज, चाइना के अंदर सीबकथॉर्न का इंटरनल कंजप्शन ही बहुत है। चाइना लगभग 1500 प्रोडक्ट बना चुका है सीबकथॉर्न से। 1500 प्रोडक्ट्स सीबकथॉर्न के बना चुका है। और इंडिया में कितने? इंडिया में अभी हम लोग 28-30 प्रोडक्ट हम लोगों ने सीबकथॉर्न के अराउंड डेवलप करे। 1500 और 28 में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये गैप हमें फुलफिल करना है, और इंडिया में तो अभी सीबकथॉर्न का धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है। लद्दाख में जमीनों की कमी नहीं है, और सबसे खास बात आप समझिए कि देश के एक ऐसी जगह पे हो रहा है कि जब ये क्रॉप वहां पॉपुलराइज होगी, कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहां के लोकल्स की जिंदगी में आएगा। आज आप आईटी इंडस्ट्री लगा सकते हो लद्दाख में? नहीं। आज आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे भाई, वो खूबसूरत, वो और ऊपर से बॉर्डर एरिया है, तो वहां पे अगर आपको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वहां पे कुछ ऐसे रोजगार पैदा करने हैं जिससे लोकल्स को माइग्रेट नहीं करना पड़े, काम की तलाश में बाहर ना जाना पड़े, वहीं उनको कुछ अच्छा मिले, वहीं वो ग्रो कर पाए, वहां पे उनके पास लाइफ में एक अच्छा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसका एक बहुत बड़ा आंसर सीबकथॉर्न है। मैं आपको बताता हूं, जिन किसान भाइयों के साथ, जिन हार्वेस्टर्स ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमने लद्दाख से जुड़कर काम करना शुरू करा, उनकी पंचर की दुकान थी, पंचर लगाते थे। जब हम पहली बार एक्सप्लोर करते हुए गए और घूम रहे थे, तो हम उनके पास गए, हमने कहा ये भाई साहब की दुकान कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ। तो हमने कहा अच्छा आपकी पंचर की दुकान है? बोला हाँ पंचर की दुकान। बोले सीबकथॉर्न होता है? हाँ जी होता है। तो फिर हमने बातचीत करी, डिस्कशन करा कि इसका काम स्टार्ट करें। उन्होंने कहा हाँ करते हैं, इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं, इस पर काम शुरू कर सकते हैं। आज मैं बताऊं, आज वो जो अब तो वो एंटरप्रेन्योर हुए, राइट, अब तो वो एंटरप्रेन्योर हो गए लद्दाख में। उनको अभी अमित शाह से, ही हैज बीन अवॉर्डेड बाय अमित शाह। एक पंचर वाले ने काम जब शुरू किया, तो उसकी जब लाइफ ट्रांसफर, तो उसको गृह मंत्री से अवार्ड मिला है। और फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं? फाइनेंशियल 3 गाड़ियां हैं, टाटा कर्व, स्कॉर्पियो, 3 गाड़ियां हैं, और साल के करोड़ों के टर्नओवर है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, और कई सारे
कई सारे लोग, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे फ्रंट एंड वर्कर्स भी हैं जो बेरी तोड़ने जा रहे हैं, प्लकिंग कर रहे हैं, प्रोसेसर्स हैं। एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है कि आपने वहां की इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय ना करते हुए, वहां के नेचुरल एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब ना करते हुए एक इकोनॉमिक्स आपने वहां क्रिएट कर दी, और एक इकोसिस्टम बना दिया। और सरकार ने तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया हुआ है, जीआई टैग मिला है। आज जैसे पश्मीना बोलते हैं कि यार भाई ये पश्मीना बड़ा फेमस है, इसको जीआई मिला है। इसी तरीके से सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है भारत सरकार के थ्रू। आप सोचिए कितना। अब एक पूरा आप एंड देखिए, शुरू में लद्दाख के किसान में जो हार्वेस्टर्स हैं उनकी लाइफ में एक अच्छा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अरे गवर्नमेंट के लिए टैक्स भी तो बना ना, राइट? गवर्नमेंट के लिए भाई उस पर तो टैक्स भी तो है। जो कमोडिटी की वैल्यू जीरो थी, जब वो कमोडिटी सेल परचेज होना हो शुरू हुई तो उसके टैक्स की भी तो इनकम हुई। उसके बाद जो एंड कंज्यूमर्स हैं, जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक ऐसी वैल्यू एडिशन हुआ, एक ऐसी चीज उनकी लाइफ में ऐड हुई है जहां से वो अपने कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को या तो रिवर्स कर सकते हैं, या कोई इंसान जो अपना हेल्थ स्पैन चेज करना चाह रहा है वो इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकता है। भाई आज बहुत सारी चीजें मैं खाने, आपका कहना था सब्जियों में ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इनमें ये नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर उसमें हम किसी एक ऐसी चीज को ऐड कर रहे हैं जो नेचर से आई है, किसी लैब में सिंथेसाइज नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी लेबोरेटरी में बना के उस फॉर्मूले को बनाया गया है, जो कि इंटायरली प्लांट बेस्ड है, राइट? पौधे से ही आई है, उसमें कुछ भी और एडेड, केमिकली एडेड नहीं है। और आज अच्छा मैं आप ही को मौका बोलूं कि अगर आपको अपने कोई एक चीज की कमी है या आपकी बॉडी को जरूरत है, आप एक केमिकली सिंथेसाइज फॉर्म में लेना चाहोगे कि प्लांट बेस्ड लेना चाहोगे? प्लांट बेस्ड लेना चाहोगे। तो प्लांट बेस्ड है तो एक कंज्यूमर की जिंदगी में कितना अच्छा इंपैक्ट उसके क्रिएट हो रहा है। भाई आज कोई हेल्थ को ठीक करने वाली चीज उनके घरों तक पहुंच रही है ना। मेरे को आपने एक एग्जांपल पहले बता दिया, हेल्थ ठीक हो रही है तो वेल्थ अपने आप क्रिएट हो रही है, जो आपने एग्जांपल पहले बताया दिया। वेल्थ तो वो तो मेरे पे भी लागू होता है, आप पे भी लागू होता है। अगर मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा सोचूंगा तो अच्छा कमाऊंगा। ट्रू। वो तो एक साइकिल है पूरा। वो कुर्सी 4 पैर पे खड़ी होती है, राइट? और खड़े होने के लिए उसको 4 पैर ही चाहिए। ट्रू। ऐसा नहीं है कि वो किसी 3 पैर पे भी वो खड़ी हो पाए। 3 पैर पे भी कुर्सी टूटी हुई होती। और अब अगर इसके आप और अंदर जाएंगे सी बकथॉर्न में, तो अब इस सी बकथॉर्न के पौधे से क्या क्या निकलता है ये मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये जानना चाहेंगे। तो सी बकथॉर्न के पौधे से सबसे पहले इसकी बेरी होती है, छोटी फ्रूट होता है, जो फ्रूट होती है, और इतनी छोटी बेरी होती है कि आप 5 रुपए के सिक्के पे 6-7 बेरी आ जाएंगी। अच्छा। बहुत छोटी छोटी बेरी होती है, बिल्कुल एकदम टाइनी बेरीज होती हैं। तो इसके बेरी से पल्प निकलता है, मतलब इसके बेरी को क्रश करके इससे पल्प निकल गया, राइट? उस पल्प के अंदर क्या, उस पल्प के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में, राइट? अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज पे जाऊं तो ऑरेंज के अंदर 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है। मतलब मैंने 4 अगर 2 अगर संतरे खाए मैंने, हाँ, तो उसमें से कितना 56 mg 56 mg विटामिन सी होता है। सी बकथॉर्न में 3909 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी है। कोई मैच ही नहीं है। 55 मिलीग्राम, वो कहाँ पे? आप बेरी को कभी जुबान पे रख के देखना ना, आप ड्राई बेरी को जुबान पे रख के देखना, इवन तो वो ड्राई हो चुकी है, आपका चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। आती है ऐसे ड्राई बेरीज आती है? हाँ, ड्राई बेरीज आती है, बेरीज को ड्राई किया जाता है, ड्राई बेरीज आती हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको बदल जाएंगे। विटामिन ई एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा। हेल्दी फैट्स ओमेगा 3-6, जो ओमेगा बोलते हैं, हेल्दी फैट्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करते हैं, एचडीएल बढ़ाते हैं, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, वो ओमेगा 3 और 6 इसमें अच्छे अमाउंट में और प्रॉपर रेशो में है। ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में होना चाहिए। क्या रेशो होता है इसका? 1:2 का रेशो होना चाहिए, और 1:2 का रेशो है इसमें। 1:2 का रेशो है ओमेगा 3 और 6 में। और सबसे रेयर ओमेगा होता है ओमेगा 7। ओमेगा 3 की तो बहुत बात हुई है, लोगों ने फिश ऑयल कैप्सूल खाते हैं लोग ओमेगा के लिए, राइट? फिश ऑयल कैप्सूल जनरली फिश ऑयल कैप्सूल आपका हार्ट, ब्रेन, स्किन पे, तीनों पे इंपैक्ट करते हैं, फिश ऑयल के लिए खाते हैं। अब इसमें ओमेगा 3 तो है, ओमेगा 6 भी है, प्रॉपर रेशो में भी है, और सबसे खूबसूरत बात है ओमेगा 7 जो सबसे रेयर ओमेगा है, वो प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा, प्लांट किंगडम आप एनिमल किंगडम भी उठा लो, सबसे ज्यादा ओमेगा 7 सी बकथॉर्न के अंदर है। और ओमेगा 7 को ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं।
ये डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, आपका स्किन हेल्थ, इन सब पे ये कारगर पाया गया है ओमेगा 7। तो फिर डायरेक्ट ही लेना चाहिए इसे फिर। आप अगर आप ऑयल ले सकते हैं तो ऑयल आप ऑयल या तो या वो बेरी को डायरेक्ट, जैसे आप कह रहे हो कि ड्राई होके आती है। ड्राई बेरी ले सकते हैं, बट इसका जो ओमेगा वाला पार्ट है वो ऑयल में ज्यादा होता है। अब इसकी बेरी से पल्प भी निकलता है, पल्प के अंदर हो गया बेरी ऑयल, और उसमें से सीड निकलता है, सीड से निकलता है सीड ऑयल। इतने से पल्प में एक सीड भी है। सीड भी है, बहुत छोटा सा। उसको अलग करते हो, उसको फिर जब आप क्रश करते हो तो उससे ऑयल निकालते उससे हो। सीड ऑयल निकलता है, और उस सीड के ऑयल निकालने के बाद जो पाउडर बचता है उसको सीड पाउडर बोलते हैं। उस सीड पाउडर में पर 100 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन है। 100 ग्राम में से 30 ग्राम प्रोटीन है। और ये 30 ग्राम प्रोटीन, मैं आपको थ्योरेटिकल बात नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि लिटरेचर में लिखा हुआ है, ये मैंने टेस्ट करवाया हम लोगों ने, उसमें निकला। मतलब उसका बेरी भी काम आ गया पल्प के रूप में, उसका सीड भी काम आ गया सीड ऑयल के रूप में, और सीड का जो क्रश बचा पाउडर वो भी काम आ गया, उसके अंदर भी प्रोटीन, उसके अंदर प्रोटीन है। अच्छा, तीनों के पर्पस अलग अलग होंगे फिर? तीनों के पर्पस अलग है। तो सीड पाउडर जो है वो फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स बन गया। ओके। जो ऑयल है वो आपका ओमेगा का और विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स बन गया, और जो पल्प है वो आपका विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स बन गया। विटामिन सी, विटामिन ए, इन विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स बन गया। और विटामिन B12 भी जो कमी सबसे ज्यादा होती है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत भरपूर मात्रा में है, लेकिन प्लांट किंगडम में विटामिन B12 नहीं मिलता है। एल्गी है उसके अंदर, स्पिरुलिना है उसके अंदर विटामिन B12 होता है, बट एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। सीबकथॉर्न में विटामिन B12 एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में है मतलब वो एक्टिव है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। और उसके बाद अगर बेरी, एक तो सीड का ऑयल हो गया, अब एक बेरी का भी ऑयल होता है, जो ऊपर का पार्ट है उसमें भी ऑयल होता है। तो हम बेरी के ऑयल को और पल्प को अलग नहीं करते, तो बेरी का ऑयल पल्प में ही चला गया। तो अगर कोई पल्प ले रहा है तो उसको पल्प के एडवांटेज तो मिल गए, लेकिन उसको बेरी ऑयल के भी एडवांटेज मिल गए। और ये वही बेरी है जिसकी हम बात करें, जिसके एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके बाद एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। हाँ, एक एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज। अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट इस बेरी के अंदर मौजूद हैं। अभी तो हमारी आगे की वर्किंग है कि हम इसमें से, इस बेरी में से और कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। चाइना ने ऑलरेडी किया है। चाइना ने तो ऐसे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए हैं जिनकी ऑरिक वैल्यू लगभग 8 लाख तक पहुंची है, क्योंकि उन्होंने और स्पेसिफिक कंपाउंड इसमें निकाल लिया। एक बेरी है, उसके अंदर कोई एक कंपाउंड थोड़ी ना, नेचुरल चीज है। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है, 190 ऐसे कंपाउंड है जो बायो एक्टिव हैं उसके अंदर, राइट। उसमें से चाइना ने कुछ कंपाउंड्स ऐसे निकाले हैं जिनकी ऑरिक वैल्यू 8-8 लाख है। अभी इंडिया में हमें वो काम करना है इसके ऊपर, जहाँ पे हम तो पहुंचे नहीं है। अभी हम पहुंचे नहीं है। अभी तो हम इसको प्लांट बेस्ड फॉर्मेट में जो हम कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना एक नेक्स्ट लेवल काम है जो हमें करना है। पहले मुझे थोड़े से पौधे को और समझना है। जैसे इसमें से बेरीज होती हैं, तो एक पौधा कितने इंच का होता है, कितनी बेरीज होती होंगी? इस पौधे की जो हाइट जाती है वो 6 फीट से 10 फीट के आसपास होती है। श्रब है ये। और कांटे होते हैं बहुत, बहुत ज्यादा कांटे होते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो हार्वेस्ट करने जाते हैं उनके हाथों में से ब्लड निकलता है। ब्लड निकलना ही निकलना है। आप एक बेरी तोड़ने में आपको कांटे लग जाएंगे, मतलब चारों तरफ कांटे होंगे और बीच में वो बेरी लगी होगी। कुदरत ने भी क्या बनाया है ना, ढंग की चीजें तो साथ में कांटे भी दे दिए। हाँ, कांटे वो तो प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाए ना, कि भाई मुझे कोई खाए नहीं, मुझे अपने लिए बचा के रखना है। तो अगर मैं कांटों का मतलब क्या है? कांटों का मतलब ये सीड्स, कई बार आपने देखे होंगे सीड्स कड़वी क्यों होती हैं? क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि बीज को कोई खाए नहीं, राइट। तो कांटे भी इसीलिए हैं। कांटे किस लिए थे? जैसे वो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये 6 फीट का होता है? 6 से 10 फीट होता है। इस पे कितनी बेरीज लगती है, मतलब अगर किलो के हिसाब से बात करूं तो? इस पे मतलब एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं आइडिया ले रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। हाँ, अगर आप एक पेड़ पे बात करेंगे, मैं एग्जैक्ट नंबर इस पे क्लेम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ये करेंगे, हार्वेस्ट करने जाएंगे तो करीब 30-40 किलो बेरी होती है। और जैसे सीजन में कितनी, मतलब बार बार आती रहती है? ये इस एक साल में एक बार आती है। एक साल, जैसे कीनू और संतरा होता है। वो सीजन में, जैसे मैं जिस सितंबर अक्टूबर इसका सीजन है। हाँ, जैसे सेम इसी का भी कीनू का, जब जैसे जैसे ओस पड़ेगी, वैसे वैसे वो मीठा होता जाएगा और उतना अच्छा फ्रूट होता जाएगा वो। ऐसे ही इसका सितंबर अक्टूबर में जाके पूरी बेरी पहले ग्रीन कलर की होती है, फिर लाइट ऑरेंज, फिर लाइट येलो, फिर डार्क ऑरेंज कलर की ये बेरी हो जाएगी। अच्छा, और इन तीनों के भी अलग अलग मतलब होंगे? कोई अगर इसको कच्चा ही तोड़ लेता है तो वो अलग तरह से यूज होता होगा? हाँ, जनरली जो इसका बेस्ट टाइम है वो सितंबर अक्टूबर ही है, जब ये बेरी पक चुकी है, क्योंकि उस समय इसके अंदर सबसे दी मैक्स न्यूट्रिशन वैल्यू
उस समय पाई जाती है। सेम पौधा फिर अगली बार भी अगली fruit बार देगा। आपकी फ्रूटिंग करता है। Fruiting फ्रूटिंग जो है वही 8-10 महीने पे वो फ्रूटिंग आती है, और फिर इसकी लीव भी बहुत काम की है। अब हमने बेरी यूज कर लिया। बेरी के अंदर एक तो पल्प हो गया, वो हो गया, एक सीड हो गया, उसका पाउडर हो गया, और सीड हो गया, सीड का पाउडर हो गया। अब ये जो बेरी निकली, इस बेरी से अगर आप चाहो तो बेरी ऑयल भी निकाल सकते हो। वो अगर आपने आपने बताया आपने। हाँ, हम क्या करते हैं कि पल्प से नहीं निकालते, कुछ बेरी को हम ड्राई करते हैं और ड्राई बेरी से ऑयल निकालते हैं। ओके, तो वहां से निकलता है बेरी ऑयल। बेरी ऑयल अलग है और सीड सीड ऑयल ऑयल अलग है, ओके, करेक्ट। बट कई बार हम जब किसी को भी रिकमेंड करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन में देते हैं, बेरी ऑयल और सीड ऑयल का कॉम्बिनेशन जाता है। और ये डायरेक्ट पिया जाता है? आप जनरली अगर आप, वैसे तो हमने एक फेस पे अप्लाई करने के लिए नरिशिंग ऑयल दिया है, अगर आप चाहो तो 2 ड्रॉप्स आप उसकी जी पे भी रख के पी सकते हो। टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट जैसे सरसों का तेल टाइप का टेस्ट होता है, ऑयल का जनरल जो वैसा टेस्ट होता है वैसा ही होता है, पंजेंट इसकी स्मेल होती है। और हमने इसको कैप्सूल फॉर्मेट में भी कैप्सुलेट किया है, जिससे कि इसको इजीली यूज लेकिन उसकी इंटेंसिटी तो कम हो जाती होगी ना, जैसे जैसे आप उसका फॉर्मेशन चेंज करते जाएंगे। मतलब कैप्सुलेट करने में हमने उसके अंदर कुछ और उसको प्रोसेस नहीं किया, ऑयल निकला। और अच्छा, ऑयल भी हम कई बार, तो मैं लोगों को देखता हूँ आज कई लोग बोलते हैं हमने कोल्ड प्रेस तरीके से सी बकथॉर्न का ऑयल निकाला है। अगर कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकल जाए तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको सीट भिजवा दूंगा, आप मुझे कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकलवा के दे देना। इसका ऑयल नॉर्मल तरीके से निकल ही नहीं सकता। इसका ऑयल सिर्फ सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकलता है। ये क्या होता है? सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड एक ऑयल को निकालने की टेक्निक है जहां पे उसको ज्यादा हीट नहीं किया जाता, ओके, तो जिससे कि उसके न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होते। और नॉर्मल तरीके से आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि सीड बहुत छोटा है। तो इसका ऑयल निकालने का जो दी बेस्ट तरीका है वो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड है। सी बकथॉर्न की खूबी क्या है? नॉर्मल तरीके से इसका सीड का ऑयल निकल नहीं सकता, तो आपको दी बेस्ट टेक्नोलॉजी पे ही जाना पड़ेगा, जो कि सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड है। एक बार यूजर्स के लिए बता दीजिए वापस से, जो बेरी है, बेरी वो किस काम आएगी? यानी कि बेरी के जितने भी हम इसके चीजें एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे ऑयल हो चाहे वो पल्प हो, वो क्या क्या काम आएगी? जो पल्प है वो आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की नीड को पूरा करता है। ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए? हाँ, ये हर व्यक्ति को लेना चाहिए। विटामिन्स मिनरल तो हमारी बात हुई, अगर एंटीऑक्सीडेंट है। अगर लोग बोलते हैं कितने समय लेना है, मैंने कहा भाई जितने समय तक आप खाना कब तक खाते हो? जिंदगी के कितने साल खाना खाते हो, राइट? तो जब तक जिंदगी है तब तक खाना है, तब तक बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, किसी ना किसी सोर्स से तो लेना ही पड़ेगा। अब एक सोर्स जो इंडिया के सबसे प्योर जगह से आ रहा है, तो उस पे हम एक ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कई सारे फ्रूट की खेती भी ऐसी हो रही है कि उनको कल्टीवेट ही ऐसे किया जा रहा है कि उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बची। सी बकथॉर्न तो वाइल्डली ग्रोन है, कुदरती तौर पे उग रहा है, इसका ऑर्गेनिक से भी बढ़कर है, राइट? तो ऑर्गेनिक एक लेवल हो गया, वाइल्डली ग्रोन उसका अगला लेवल हो गया। तो बेरी हो गई, इसका पल्प हो गया, इसका पल्प आपकी विटामिन और मिनरल्स की सारी नीड पूरा कर सकता है। इसका जो ऑयल है, सीड ऑयल और बेरी ऑयल, ये आपका ओमेगा की, विटामिन ई की, इन सारी नीड्स को ये पूरा करता है। ओके, जो आपका ऑयल है। और जो आपका सीड पाउडर है, ये आपका फाइबर एंड प्रोटीन की नीड को पूरा कर सकता है। आप थोड़ा सा आपने रोटी में मिला लिया प्रोटीन, उसके पाउडर को आपने, सीड पाउडर को आपने सैलेड पे छिड़क लिया, मतलब इस तरीके से आप उसको अपने सैलेड, डाइजेशन का दिक्कत है उनके लिए फाइबर हो गया, और प्रोटीन का प्रोटीन हो गया। Okay. भाई आज आप सैलेड खा रहे हो, सैलेड से आपको फाइबर तो मिल गया, आपने खीरा काटा आपको फाइबर मिल गया, आपने चुकंदर काटा आपको फाइबर मिल गया। अब आप अगर आपको फाइबर के साथ प्रोटीन भी मिल जाए तो भाई दोनों काम हो गए ना, उस पर स्प्रिंकल ही तो करना है। ट्रू, करेक्ट। तो आपका फाइबर का फाइबर हो गया, प्रोटीन का प्रोटीन हो गया, ये आपका हो गया। ये तो हो गए बेरी के कंपोनेंट। तो बेरी के 4 कंपोनेंट हुए, पल्प, सीड ऑयल, बेरी ऑयल, सीड पाउडर। अगर बेरी को ड्राई कर दिया तो ड्राई बेरी, और उसको क्रश कर दिया तो बेरी पाउडर। ओके, तो ये एक तरीके से 6 कंपोनेंट हो गए। अगर मैं बोलूंगा दी बेस्ट, किसी को क्या लेना चाहिए? ऑयल तो मिस नहीं करना चाहिए, ऑयल मिस नहीं करना चाहिए, ऑयल मिस नहीं करना चाहिए, चाहे बेरी ऑयल हो चाहे सीड ऑयल, वो मिस नहीं करना चाहिए। चेहरे का ध्यान रखना है, ऑयल लगाओ और कंजप्शन भी करो। ओके, करेक्ट। आप उसको फेस पे भी अप्लाई करो और उसको ऑयल कैप्सूल को कंज्यूम भी करना शुरू करो। ऑयल दी बेस्ट है, क्योंकि ओमेगा की अगर कंप्लीशन हमारी बॉडी में होगा ना, तो कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बैलेंस रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस हो जाएगा और डायबिटिक भी बैलेंस हो जाएगी, डायबिटीज भी बैलेंस होगी, क्योंकि फाइबर भी मिल गया, इधर से आपको प्रोटीन भी मिल गया, और आपके इंसुलिन को भी आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसको। फेयर। आपने कहा इसकी लीव्स भी काम की हैं, लीव्स का क्या पर्पस? इसकी जो चाय है, आप ये समझिए कि कोविड के समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सर्व करी थी DRDO ने, इसकी लीफ की टी। तो अब जो इसकी लीव्स हैं, जो इसकी पत्तियां हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आप ग्रीन टी आपने सुना होगा जी, ग्रीन टी के अंदर जो
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं कैटाचिन्स। ये Okay. सबसे पॉपुलर ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स लीफ टी के अंदर भी मौजूद हैं। Okay. उसके साथ साथ लीफ के अंदर भी ओमेगाज है, कैल्शियम है। अगर आप पाउडर बना के कंज्यूम कर रहे हैं तो उस लीफ का पाउडर बना के कंज्यूम करें तो कैल्शियम भी अच्छे अमाउंट में इसके अंदर है। और अगर आप बात करेंगे इसकी लीफ के अंदर कैफीन 0 है, तो ये एक तरीके से कैफीन फ्री ग्रीन टी हो गई, तो आपके ग्रीन टी का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है। और इसके अंदर, इसकी लीफ के अंदर 5-HTP मॉलिक्यूल है। 5-HTP एचटीपी जो सेरोटोनिन बनाता है हमारे माइंड में, आनंद वाले जो हैप्पी मॉलिक्यूल हैप्पी बनाता है। मॉलिक्यूल्स। तो उसका जो प्रिकर्सर है वो 5-HTP, मतलब 5-HTP सेरोटोनिन बनाएगा। ये 5-HTP इसके लीफ के अंदर है, तो ये आपके लिए स्ट्रेस रिलीफ, काम करना, इसमें ये बहुत है। तो शाम को 4 बजे अगर आप इसकी चाय पियो तो आपके माइंड को काम करने में, जो अंदर से खुश महसूस नहीं करते हाँ। सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी है आज के टाइम पर। सब ठीक है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। करियर भी ठीक चल रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो ये सेरोटोनिन का की कमी हो सकती है। क्योंकि लोगों को जब नींद नहीं आती तो मेलाटोनिन लिख के देते हैं, हाँ। और जब हैप्पीनेस नहीं आती तो डोपामाइन के अलग शॉट्स मिलते हैं या फिर सेरोटोनिन लिख के देते हैं। तो ये नेचुरल फॉर्मेट हो गया उसका। और कई बार तो आप देखेंगे मेलाटोनिन भी सेरोटोनिन से ही बनता है। एक्चुअली प्रोसेस ही यही है ना, हाँ। क्योंकि जो वही है ना, गंगाधरी शक्तिमान है, तो सुबह जो सेरोटोनिन है रात को रात को मेलाटोनिन, मेलाटोनिन बन जाता है, रात को मेलाटोनिन बन जाता है। तो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर 5-HTP इसके अंदर है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उसकी रिसर्चेस भी है, मैं आपको शेयर करूंगा सारी जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है, जहाँ पे एक स्टडी करी गई, एनिमल स्टडी करी गई। एक सेट ऑफ माइस को लिया गया जिनको एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखा गया, दूसरे माइस को लिया गया जिनको लीफ टी एक्सट्रैक्ट दिया गया, और पहले वालों को नॉर्मल रखा गया। तो देखा गया कि सेकंड वालों की परफॉर्मेंस वाज अराउंड 25% मोर बेटर देन द फर्स्ट वन। ये पूरी प्री क्लिनिकल स्टडी का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सारे पेपर इकट्ठे, सारे रिसर्चर्स पेपर जो हैं वो हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और अभी तो हम इसके ऊपर इसमें दूध नहीं डाल सकते चाय में? हाँ, चाय में दूध डाल सकते हैं, जैसे दूध में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं। हमने इसको जो नॉर्मल सीटीसी चाय आती है उसके साथ भी मिक्स करके बनाया है। अच्छी बात यह है कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो इससे रिड्यूस हो जाती है। ओके। अगर इसके अंदर आपने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको डाइजेस्ट हो जाएगी, डाइजेशन होगा तो वो होता है। बट अगर आपको दी बेस्ट हेल्थ में बेनिफिट लेना है तो दूध वाली चाय भी आप बना रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि दूध और वो एक बार में ना बनाएं, उसको अलग अलग ही बना के पिएं, अदरवाइज वो चाय फिर आपके लिए हार्मफुल ही है। राइट, दूध वाली चाय भी, चाय अलग बॉईल करिए, दूध अलग गर्म करिए, फिर आप उसको मिक्स करिए। वो साथ में हीट करेंगे तो फिर उसमें जो प्रोटीन फॉर्म होगा वो अगेन एक प्रॉब्लम। हाँ, ये मैंने एक्चुअली भी ना एक रिसर्च भी पढ़ रहा था मैं कि चाय भी अलग अलग तरह की है। जैसे कोई चाय अगर 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल की गई है तो उसके अंदर एसिडिक वैल्यू नहीं है, जिसको चेक किया गया, पीएच वैल्यू चेक किया गया। फिर इसको अगर 7-8 मिनट तक इसको अगर बॉयल किया गया तो उसके पीएच वैल्यू इतना आया कि आपको दिक्कत तो नहीं करेगा, लेकिन है। फिर जैसे आपने इसको 12-13 मिनट तक बॉयल किया, जो हम बाहर पीते हैं लगातार, जो आधे घंटे से उबाले जा रहे हैं, उसका पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिक वैल्यू ज्यादा ही होगा उसका। तो चाहे उस पर भी मतलब जो उसके जिस पर्पज के लिए लिया वो पर्पस वहीं खत्म हो जाता है, जैसे आपने 3-4 मिनट से ऊपर उसको बॉयल किया और फिर तो आपकी गट लाइन। वो अंग्रेजी वाली चाय में कोई याद आ रही है जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो कांच का एक बॉयल होता है जिसके अंदर दूध रखा होता है, चाय अलग से बनी हुई है, वो बाद में दूध डालते हैं। वही सही तरीका है, वही सही तरीका है। अदरवाइज आप चाय को दूध को साथ में बॉईल करेंगे तो जो कंपाउंड बन रहा है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। वही आपको आपकी गट हेल्थ को खराब करने का सबसे बड़ा रोल तो उसी का है। तो चाय का राइट वे तो अलग ही है कि आप इसको अलग बॉईल करिए, उसको अलग बॉईल करिए, और आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना। आप नॉर्मल एक बार साथ में बॉईल करके चाय पीजिए और एक बार दोनों को अलग अलग बनाइए, आपको सेकंड केस में आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं होगा, एनर्जी भी मिलेगी जिसके लिए लिया है, जिसके लिए चाय है। और लेकिन इंडिया में भी जो चाय हम लोग पीते हैं वो कई बार तो चाय डस्ट है, असली चाय तो सारी एक्सपोर्ट हो जाती है ना। राइट, आप अगर चाय पीनी ही है तो जो उसका सबसे ऊपर वाला वाइट टी होता है वो पीजिए आप। राइट, वाइट टी इज़ वन ऑफ दी मोस्ट प्रीमियम टी, जो लीफ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, फिर वाइट टी, फिर आपकी लीफ टी, फिर ब्लैक टी, फिर सीटीसी, फिर पाउडर, फिर क्रश पाउडर। तो कई बार जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंडिया में वो तो सीटीसी है। बाकी वाइट टी वगैरह तो सीटीसी, क्रश, ऐसे ही उसकी फुल फॉर्म होती है, क्रश्ड, टीयर्ड क्रश, और ऐसे करके एक इसका फुल फॉर्म है सीटीसी। मतलब जो आखिरी की पत्तियां बचती हैं उनको क्रश, पहले टीयर किया, फिर क्रश किया, फिर ऐसे करके 3 प्रोसेस होते हैं सीटीसी का, वहां से वो क्रश आती है, फिर डस्ट पार्टिकल होता है इसके अंदर। तो सबसे जो प्रीमियम टी होती है वो तो वाइट टी होती है। अच्छा, मैं अभी कहीं पढ़ भी रहा था और एक हमने पॉडकास्ट भी किया था, उसके अंदर भी हमें बताया था जो हमारे गेस्ट थे
कि जो ग्रीन टी होती है जिनको ज़्यादा ड्राइनेस रहती है उनको नहीं पीनी चाहिए। कैफीन होता है ना इसमें। और जो ब्लू टी होती है जो अश्वगंधा होती है वो पी सकते हैं। हाँ, क्योंकि ब्लू टी में भी कैफीन नहीं है। ब्लू टी में कैफीन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ग्रीन टी इज वो प्योर टी है। बाकी सारी चीजों को आप चाय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चाय की तरह बना रहे हैं आप, प्रोसेस सेम है। अदरवाइज वो टिसैन है, उसको आप टिसैन बोलेंगे, हर्बल इन्फ्यूजन्स है वो चाय नहीं है। चाय मतलब चाय का पौधा, वो चाय है। तो ग्रीन टी चाय का पौधा है। लेकिन अगर आप ब्लू टी की बात करें तो ब्लू टी, सी बकथॉर्न टी, दीज आर नॉट टी। ये तो हर्बल टिसैन, हर्बल इन्फ्यूजन्स हैं, ये हर्ब्स हैं। इनको आप ले इस तरीके से रहे, इनको बनाया इस तरीके से जैसे चाय को बनाया। काढ़ा हो गया, एक तरह काढ़ा का। है वो, ठीक वो है। काढ़ा है। जो चाय का नाम इसलिए जुड़ गया क्योंकि बनाने का प्रोसेस सेम है, तो ये भी चाय है और ये भी चाय है। जबकि चाय एक्चुअली में जब आप चाहेंगे तो चाय का पौधा चाय है। परफेक्ट। और जैसे आपने इतने सारी चीज़ों के बारे में बताया, सी बकथॉर्न, क्योंकि आप इस पे 2019 से काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने भी इस पे बात कर ली, नासा इसको 12 जो पौधे उगा रहा है उसमें से हो गया, रशिया भी इसको आगे ले जा चुका है 1980 से। जब इतना कुछ है तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में इसमें इतना काम क्यों नहीं हुआ फिर? भारत में क्या क्या रीज़न लगा आपको ऐसा? मैं आपको बोलूंगा कि इस सवाल का जवाब ही वेलविद है, राइट। क्योंकि कोई गैप होता है और उस गैप को कोई ना कोई फुलफिल करता है, राइट। अब इलेक्ट्रिक कार्स यूएस में पॉपुलर हो रही थी, टेस्ला ने इस्टेब्लिश कर लिया था। कोई तो आकर इंडिया में उसके मार्केट को बिल्ड करता, एजुकेट करता लोगों को, उसकी नीड थी ना। तो ऐसे ही कोई अच्छी कमोडिटी है, कोई अच्छी चीज़ है जिसको लोगों तक पहुंचाना है और किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। क्योंकि सी बकथॉर्न का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एजुकेशन। हम लोग बोलते थे, कई लोग हमें बोलते थे क्यों रिस्क ले रहे हो, क्यों इतना मेहनत वाला काम कर रहे हो, ये ऐसी कमोडिटी है, आपको बहुत एजुकेशन इस पे करनी पड़ेगी। कैटेगरी बिल्डिंग हो गया। कैटेगरी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको बहुत एजुकेशन करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन एवरीथिंग हैज देयर प्रॉज एंड कॉन्स। जब आप किसी कैटेगरी को बिल्ड करते हो तो आपको भी गर्व महसूस होता है कि मैंने कुछ तो बनाया। फर्स्ट मूवर भी तो बन गए आप फर्स्ट मूवर बने और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ अच्छा तो किया। अपनी देश की एक छुपी सी एंटरप्रेन्योरशिप इज डेफिनेटली डूइंग थिंग्स एट प्रॉफिट। इफ इट इज नॉट देयर यू विल नॉट सर्वाइव। फिर एनजीओ हो गया फिर। वो तो एनजीओ और हाँ। उनकी उम्र ज्यादा नहीं हो सकती। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट डूइंग थिंग्स एट अ प्रॉफिट विच इज प्रॉफिट बट इट इज नॉट ग्रीड। एक डिसेंट नंबर आपके पास में है और आप वैल्यू एडेड चीजें भी आगे दे रहे हो। अब क्या होता है कि जब आप कैटेगरी बिल्ड करने जाते हो तो सबसे बड़ा आज खुशी किस बात की? आज खुशी इस बात की है कि अगर आज मेरे देश की एक कमोडिटी है जिसको चाइना यूटिलाइज करके टॉप पे पहुंच रहा था और इंडिया के अंदर उसका यूटिलाइजेशन नहीं था, इवन दो साइंटिस्ट ने पूरा काम किया, इवन दो उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, फिर भी वो लोगों तक पहुंचा नहीं। अगर उस काम को मैं कंप्लीट कर पा रहा हूं तो ये तो मेरे लिए एक सौभाग्य है ना, राइट। ये तो मेरे लिए एक अच्छी बात है कि अगर लद्दाख को पूरे भारत से हम जोड़ पाए तो ये तो हमारा सौभाग्य है, और आगे आने वाले समय में लद्दाख को हम पूरे विश्व से जोड़ पाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अगर हम कोई कमोडिटी कहीं, आप सोचो ना, किसी वॉलमार्ट में किसी अच्छे से स्टोर पे कल को लद्दाख की एक सी बकथॉर्न की चाय पड़ी होगी और लोग बोलेंगे अच्छा दिस इज फ्रॉम इंडिया, दिस इज फ्रॉम लद्दाख, ये वहां से है, और वो वहां पहुंचेगा और उसका कंजप्शन होगा। ये भी तो अपने आप में एक जीत ही है। दैट इज एक्चुअली प्रॉपर मेड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में हुआ, इंडिया में प्रोसेस हुआ और इंडिया से ही गया। ऐसा नहीं कि बाहर से आके असेंबल हुआ। ऐसा नहीं है कि चाइना से आप लाए और यहाँ पे आपने बस उसको असेंबल करा और करा। मेड इन इंडिया, यूज्ड बाय वर्ल्ड। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट, दैट्स सुपर्ब। तो अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है अभी। अभी तो जब अवेयरनेस ही नहीं है तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। ग्रेट। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें और मुझे जाननी है, फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट के अंत की तरफ चलते हैं। अक्सर ही मन में डाउट आता है, क्योंकि अब ना दूध को लेके डाउट है, सब्जियों को लेके डाउट है। कैसे पता लगेगा कि जो आप लोग भी सोर्स कर रहे हैं वो सही सोर्स है, या हमारे तक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कैसे पता लगेगा? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, आज की डेट में 90% लोग जो सी बकथॉर्न पे काम कर रहे हैं वो उसको एक वैल्यू के नीचे जाके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्राइस पॉइंट को। बस इंडिया का ये एक माइंडसेट कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को सस्ता कर दीजिए। बट जब मैं वो प्राइस पॉइंट देखता हूँ तो उन प्राइस पॉइंट को देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें
वो चीज़ लद्दाख से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक आ ही नहीं सकती। तो किया क्या गया होगा, किया ये गया होगा कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सी बकथॉर्न को इस्तेमाल किया गया है। प्योर सी बकथॉर्न नहीं होगा, उसके उसको अंदर परसेंटेज है, कोई परसेंटेज परसेंटेज है, क्योंकि तभी आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, राइट? कि आपने उस परसेंटेज को रिड्यूस कर दिया, तभी आप कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो। वो प्रीमियम आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए, आप उससे यही एक्सपेक्ट करिए कि उसमें सी बकथॉर्न का कोई अंश है, राइट? अब आप इसकी प्योरिटी की अगर बातचीत करेंगे, इसकी प्योरिटी की बात यह है कि सबसे पहला प्योरिटी ये है कि आप किसी एक ऐसे ब्रांड से जुड़िए जो सोर्स से कनेक्टेड है, जिसने ग्राउंड वर्क पहले किया है। और प्राइस पॉइंट आप ऐसा देखिए कि प्राइस पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सस्ता है, क्योंकि सी बकथॉर्न हमने पूरी कोशिश करी है कि हम लोगों तक एक ऐसी प्राइस पे सी बकथॉर्न लेके जा पाएं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हो, लेकिन उसके साथ साथ हम क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देखिए कि सी बकथॉर्न को प्लास्टिक बॉटल से अवॉइड करें और आप ग्लास बॉटल में ही सी बकथॉर्न को क्या करें, कंज्यूम करें, बिकॉज सी बकथॉर्न हाईली एसिडिक होता है। ओके, ये एसिडिक है, तो इसका बेस्ट फॉर्मेट जो है सी बकथॉर्न का, वो इसका ग्लास बॉटल है। इवन तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इशू फेस किया, हमारी से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होता है, ब्रेकेजेस हुए कई बार, तो हमने एक ही प्रोडक्ट 2-2 बार भी हमारे कंज्यूमर्स को भिजवाया है, राइट? हमने उस लॉस को भी कवर अप किया, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि प्लास्टिक बॉटल में ना जाए सी बकथॉर्न, पैट बॉटल में ना जाए। कई लोगों में देखता हूँ पैट बॉटल में जाता है, पैट बॉटल बहुत ही हल्की प्लास्टिक की बॉटल है। अच्छा, इतनी अच्छी चीज़ ले रहे हो और प्लास्टिक में रखें, वो 6 महीने तक जब तक प्लास्टिक के अंदर रहेगी, तो हमें तो प्लास्टिक फ्री काम करना है ना। वो 6 महीने तक रहेगी, कुछ तो माइक्रो प्लास्टिक उसमें डिजोल्व हो गई। फिर कुछ लोग एसडीपी में काम करते हैं, जो ओके है, बट द बेस्ट फॉर्मेट क्या है? बेस्ट फॉर्मेट इज ग्लास। तो सबसे पहला सी बकथॉर्न को, पल्प को आप ग्लास फॉर्मेट में ही लें, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, मतलब आप जब हेल्थ से रिलेटेड, स्पेसिफिकली मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन तो ठीक है, कई बार जो जनरल मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन सस्ती हो जाती हैं, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनका पेटेंट का टाइम खत्म हो चुका होता है, और प्राइस तो पेटेंट के होते हैं, तो पेटेंट खत्म हो गया तो वो प्राइस उनकी सस्ती हो गई। बट जब मैं प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंट पे आता हूँ, यहाँ पॉइंट पेटेंट का नहीं है, प्राइसिंग पेटेंट की वजह से नहीं है, यहाँ प्राइसिंग होती है इंग्रेडिएंट की क्वालिटी पे। तो कई बार लोग बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती, सी जेनरिक मेडिसिन सस्ती ही थी, वो महंगी इसलिए हुई कि वो पेटेंट कॉस्ट ले रहे थे, पेटेंट हट गया, वो प्राइस सस्ती हो गई। बट सप्लीमेंट में पेटेंट कॉस्ट नहीं है, सप्लीमेंट में कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड। अगर वो सस्ता होगा, एक लेवल के नीचे वो सस्ता है, तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन क्या होता है, जैसे सी बकथॉर्न के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जैसे मुझे पता है कि देसी घी है, वो अगर कुछ 200, 300, 400 रुपये किलो दे रहा है तो गड़बड़ है। 600, 700, 800, 900, 1000, 2000 तक, मतलब 600 से ऊपर जो जो जा रहा है, तो हो सकता है वो ठीक हो, ऐसा मान के चलते हैं अपने, तो कि मेरे पास एक रेफरेंस वैल्यू है, इससे यहाँ तक हो सकता है। 250 रुपये, 300 रुपये का 100 ml सी बकथॉर्न ऐसा है जहाँ पे कोई इंसान उसको लोएस्ट प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, मतलब वो ठीक ठाक अपना कर रहा है। अगर आप चले जाओगे कि 400 रुपये का 500 ml, 300 रुपये का 500 ml, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो सी बकथॉर्न का अंश है, सी बकथॉर्न नहीं है। जो 300-400 में 500 ml दे रहा है, आप बेरी जो तोड़ के ला रहे हैं, उसका उसी का प्राइस पर केजी आपको 100-150 रुपये पड़ रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, जो कि इतनी छोटी सी बैरियर जो लद्दाख में टूट रही है, जो उसमें से निकलेगा ही मैं क्या 100-150 ग्राम, जो आप बता रहे हो आप। फिर आप कैसे कर सकते हो? वो लद्दाख में बैरी टूटी, फिर प्रोसेस होगा, और फिर वो इंसान उतने मास स्केल पे काम कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो मास स्केल पे काम नहीं कर रहा, तो उसका एक प्राइस पॉइंट अगर जस्टिफाइड, जो हमने देखा, हमने तो पूरी कॉस्ट शीट पे बहुत वर्किंग करी है, तब जाके हम लोगों ने बोला कि ठीक है, ये एक प्राइस पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कंज्यूमर के पास भी पहुँच जाएगा और हम कंपनी को आगे ग्रो भी कर पाएंगे। और अभी इसी सी बकथॉर्न को आप, वेलविथ को आप अभी शार्क टैंक में भी लेके गए हैं। जी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा कि एक नेशनल मंच पे हमने सी बकथॉर्न को रिप्रेजेंट किया, लद्दाख को रिप्रेजेंट किया, इंडिया की एक जीआई कॉमोडिटी को हमने रिप्रेजेंट किया, और तो एक अच्छा था। मतलब जब आप किसी एक सफ़र पे निकलते हैं तो हर एक चीज़ एक बेंचमार्क होती है, तो ये भी एक बेंचमार्क था। तो उदित जी, बहुत मज़ा आया, एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिला, और सबसे अच्छी बात यह है, आपने एक बात बोली थी कि पता नहीं लोग ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, एजुकेशन तब होती है जब आप
उसको लंबे समय तक कुछ कन्वर्सेशन चलता है, बात चलती है, जब आप उसको एजुकेट कर पाते हैं। 1 मिनट की रील में एजुकेट करना बड़ा मुश्किल सा काम है। जब मैंने आपसे चीज़ें समझी, रेडिकल पार्टिकल क्या होता है जो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो मुझे आज एज अ लेमैन मुझे पता है। अगर वो मुझे पता है तो ही तो मैं शायद उसको कंज्यूम करूँगा। थैंक यू सो मच इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसने मुझे बहुत मदद की, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी आज बहुत मदद मिली है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सीबकथॉर्न लें ना लें वो तो एक चॉइस है, बट सबसे पहली बात ये है कि एक इंसान को हेल्थ गोल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, राइट? और अपने हेल्थ गोल्स को प्लान करें, उसके बाद समझें, अपनी बॉडी को समझें, किताबें पढ़ें, मतलब कुछ ऐसी 1-2 बुक्स ज़रूर पढ़ें जो आपको अपने हेल्थ में कॉन्शियस बनाएं, आप अपनी बॉडी की को समझ पाएँ कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए ख़राब है। एंटीऑक्सीडेंट डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, यंग कंट्री है, यंग कंट्री है और हाईएस्ट पॉपुलेटेड है, राइट? हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में हाईएस्ट बीमार लोग भी हो सकते हैं। जो कह रहे हैं ऑलरेडी डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहे हैं, मतलब ओबेसिटी कैपिटल हैं, कैंसर कैपिटल बनने जा रहे हैं। मतलब इन चीज़ों की कैपिटल नहीं बनना है। ट्रू। और अगर इन चीज़ों की कैपिटल नहीं बनना है तो सबसे पहली शुरुआत होगी जब हमारी सेहत का ध्यान हम खुद अपने हेल्थ गोल्स बनाकर लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इंटायर इंडिया आर मेड आउट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स, राइट? तो उन इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपनी सेहत की। काम है, अच्छी बात है, सब चीज़ें अच्छी बात है, बट सेहत भी उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और इससे भी हम अपनी फैमिली को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वरना होता क्या है कि अगर आज नहीं करेंगे तो एट द एज ऑफ 50 एंड 60 विल बिकम अ बर्डन ऑन फैमिली। 60 साल की उम्र में हम फैमिली के ऊपर बर्डन होंगे। द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर किड्स इज वी कैन एजुकेट देम, वी कैन गिव देम गुड एथिक्स वैल्यू। द बैड थिंग इज कि वी शुड कीप आवरसेल्फ हेल्दी सो दैट वी आर नॉट अ बर्डन ऑन देम। वाह, हम उनके ऊपर बर्डन नहीं है उस एज में। हम ये भी तो एक है ना, मैं 50 ईयर्स का हूँ और मेरा लड़का अपने करियर के लिए फाइट कर रहा है और मैं हेल्थ वाइज उसके ऊपर एक बर्डन हूँ। वो उसका अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ जा रहा है, और ऐसा हो रहा है, बहुत सारे घरों में हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ। तो अगर मेरे को अपनी अगली जनरेशन को स्ट्रेस से बाहर रखना है तो मैं उनके लाइफ के स्ट्रगल्स कम नहीं कर पाऊंगा, बट मैं अपनी हेल्थ को ठीक रख के उनको एक स्ट्रगल लेने से तो बचा सकता हूँ ना। ट्रू, बहुत बढ़िया। मुझे आज बहुत मज़ा आया, बहुत सारी एजुकेशन मिली, और जितने भी सर ने बातें बताई, हेल्थ गोल आज से ही आप बना लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप हेल्थ गोल बनाया या नहीं बनाया। और जो उदित जी ने भी बुक बताई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इनके प्रोडक्ट्स कहाँ मिल सकते हैं? ऑब्वियसली इनके वेबसाइट पे मिल सकते हैं, ई-कॉमर्स पे भी हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप अपनी समझ के अनुसार लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आज जो मैसेज मिल रहा है, अपने बारे में जानिए, अपनी हेल्थ के बारे में बात कीजिए, इसको ट्रेन कीजिए। पहले हमारे यहाँ पर ना दादी नानी को हर चीज़ पता होती थी, ये हल्दी क्या काम आती है, अदरक क्या काम आती है। अब समय है, मुझे लगता है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और उसमें सीबकथॉर्न क्या काम कर सकता है, उसे समझने के लिए ये पॉडकास्ट आपको बहुत मदद करने वाला है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।